Today we have to start a chapter. आज हम नया चैप्टर चालू। लास्ट क्लास हम लोग चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन कर लिए थे। मैंने आप लोगों को एक केस बेस्ड क्वेश्चन जो है कल मेल कराया था और उसके अलावा दो क्वेश्चन डायरेक्टली दिए थे। कुछ बच्चों के मेरे पास में आंसर्स आए जिनको कि मैं इवैल्यूएट करूंगी एट द एंड ऑफ। ठीक है, तो अभी हम फ्रेश क्या शुरू कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का चैप्टर नंबर 2। रोशन एक बात तो बता, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पर अभी कितने चैप्टर्स है? 5। ओहो क्या बात है, ये तो भाजपा सरकार ही होगी कतई। ये भाजपा का है ना सिग्नल, भाजपा का ही है ना, किसका है फिर? कांग्रेस के हैं। हाँ तो फिर बोलते क्यों नहीं, इतना इतना ऐसे लुस्त लुस्त बैठे हुए हो? हाँ, इतनी बड़ी बात बोल दी मैंने तब भी बैठे हुए लुस्त लुस्त हैं? सकेत कह रहा है गर्ल्स का एडमिशन हुआ है क्या? अरे हुआ है, बट देखो गर्ल्स की क्या लगती है, मुंह दिखाई लगती है। ऐसे गर्ल्स नहीं आती है उनकी मुंह दिखाई लगती है। चलो ओके, तो 5 चैप्टर हैं जैसे कि मेरे को बता दिया। अभी अपन जो है एक चैप्टर फिनिश, सेकेंड चैप्टर अपने को स्टार्ट करना है। बट अमन मुझे ये बताएगा, 5 चैप्टर थे जो मैंने लेक्चर की स्टार्टिंग में आपको याद भी कराए थे कि कौन कौन से चैप्टर्स किस किस बारे में है। तो अगर अमन शायद हमें थोड़ा सा बता दे तो मुझे थोड़ी खुशी सी हो जाए। First, introduction of SM. ठीक है, डन है। Second, strategic external environment. ओके डन। Third, strategic internal environment. क्या बात है, डन। Fourth and fifth नहीं पता मैम. चलो ठीक है, एनीवन एल्स जो फोर्थ और फिफ्थ बता दे एटलीस्ट। ओके, मलिया रंजन ने रिजाइन किया, गुड वन मलिया रंजन टू। स्ट्रैटेजिक चॉइसेस और पांचवा है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रैटेजी। ओके ग्रेट। सो उसी के जो हमने याद करने की टेक्निक करी थी उसी के हिसाब से हमारा जो चैप्टर नंबर 2 बैठता है वो किसका बैठता है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का। ठीक है, अब मैं जो हूँ अभी इसका कुछ भी मतलब इस चैप्टर में क्या है क्या नहीं है मैं कुछ नहीं आपको पढ़ा रही। मैं सिर्फ आपको अभी फर्स्ट 2 क्लासेस में ना कुछ टॉपिक्स कराऊंगी। ये टॉपिक पढ़ लो, फिर ये टॉपिक आया नेक्स्ट, फिर ये पढ़ लो, फिर ये टॉपिक टेक्स्ट आया, फिर ये पढ़ लो। 2 क्लासेस में ना हम टॉपिक्स पढ़ेंगे। उसके बाद थर्ड क्लास में जाके मैं उसको रिलेट करूंगी पूरे चैप्टर के साथ में। ठीक है, क्योंकि रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी चैप्टर जो है सिर्फ 5 है एंड आपको समझना पड़ेगा कि व्हाई दीज काइंड्स ऑफ टॉपिक्स आर गिवन इन दी कंटेंट इन दी सेक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 2 व्हिच इज एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ओके, चलो तो अमन खुशी खुशी आगे बढ़ते हुए, मैं भी खुशी खुशी आगे बढ़ते हुए। सबसे पहला टॉपिक अमन मुझे बताएगा कि अमन मैं आज सबसे पहला टॉपिक इजी वाला टॉपिक ले लूं कि डिफिकल्ट वाला ले लूं? क्या मन है पढ़ने का, गुड बताओ। मैम difficult. ओ माय गॉड, डिफिकल्ट टॉपिक, ठीक है। तो क्योंकि अमन ने कहा है कि मैम आज मेरा फर्स्ट टॉपिक जो है आप डिफिकल्ट उठा लो, हम बहुत ही एंथुजियाज्म में हैं, तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं एक टॉपिक उठा रही हूँ जो कि डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड है, दैट इज वैल्यू चेन एनालिसिस। यानी कि इसके अंदर लगती है बेटा जी बहुत सारी बुद्धि, क्या करने के लिए, समझने के लिए। ये जो टॉपिक है बेटा इस पे आपको सीए फाइनल के लेवल पर केस बेस्ड क्वेश्चंस भी अट्रैक्ट हो सकते हैं। ये जो टॉपिक है इसका जो थ्योरी है वो थ्योरी हम पढ़ते हैं अपने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर, और इस पर बेस्ड आके जाके इवन केस स्टडीज और इवन कहीं कहीं जगह तो न्यूमेरिकल्स भी हम सॉल्व करते हैं इन द पार्ट ऑफ द कॉस्टिंग के नेचर में। ठीक है, तो आपको जो है टॉपिक आना ही चाहिए, मैं ये बोलूँगी। ये टॉपिक आपको सब जगह, इवन इफ यू आर डूइंग योर नो CS, योर CMA, यू डूइंग योर MBA, यू डूइंग योर MCOM, कहीं पर भी टॉपिक आपको सब जगह मिलेगा। तो अगर एक बार ही समझ में आ गया ना कि टॉपिक को कैसे पकड़ना है तो आप कहीं पर भी इस टॉपिक को बनाकर लिख सकते हो। अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना मेरी बात। तो देखो, ये कौन, ये मोटा आदमी। मोटा आदमी मतलब, मोटा आदमी मतलब जिसकी बुद्धि नहीं चलती है ना, उसकी को तो बोलते हैं मोटी बुद्धि। तो ये कौन है, मोटा आदमी, इसकी बुद्धि नहीं चलती है।
ठीक है। तो ये कहता है देखो मेरे पास तो बुद्धि नहीं है, मैं किसी बुद्धिमान के पास जाता हूँ और इसकी इसके कुछ डाउट्स हैं और ये डाउट्स क्लियर करने के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति के पास जाता है, ठीक है। और ये बुद्धिमान व्यक्ति जो है जो भी बात मोटे मोटे आदमी को समझ में नहीं आती है उसको आराम से सजेशन दे देता है, बता देता है। तो जो ये मोटा आदमी है, ये मोटा आदमी एक बिजनेस रन करता है और इस बिजनेस के अंदर इसको क्या चाहिए, कहता मेरे को ना ये बताओ कि मतलब मेरे को बिजनेस करना है, ठीक है, तो बहुत सारी बातों का ना एनालिसिस करना पड़ता है। बात तो सही है। अब मैंने तो इतनी पढ़ाई लिखाई करी नहीं है, मैं तो बिजनेसमैन हूँ, अपने बिजनेस डील करता हूँ। जो जो इन डेप्थ एनालिसिस होता है वो कौन कौन सा करना चाहिए, एटलीस्ट मुझे वो तो बता दो, ठीक है। तो ये जो आदमी है इसने क्या जवाब दिया कि देखो आप सबसे पहले एक एनालिसिस तो अपने दिमाग में मान के चलो, विच इज वैल्यू चेन एनालिसिस। अब ये बंदा क्या कह रहा है कि क्या करवा लो आप अपने बिजनेस में, वैल्यू चेन एनालिसिस करवा लो। अच्छा, अब ये मोटा आदमी क्या कह रहा है, भैया तूने नाम तो बता दिया पर इस एनालिसिस के अंदर करना क्या है ये तो बता। हमने कहा ठीक है। तो ये आदमी कहता है कि एक बहुत ही बड़ा दिग्गज इंसान था, एक बहुत ही बड़ा दिग्गज इंसान था, इसका नाम है बेटा माइकल पोर्टर। क्या नाम है इसका, माइकल पोर्टर। क्या नाम है, माइकल पोर्टर। मैंने जो है ना यहाँ पर स्पेलिंग पूरी नहीं लिखी है। एनीवन इन द क्लास जो कि मुझे प्रॉम्प्ट बता सके कि माइकल की स्पेलिंग क्या होगी। ओके, so Roshan Tiwari has given me the answer. Anyone else? Yes, I'm waiting on the chat box. Right. Okay, all of you has given me the right answer, Michael Porter. So Michael Porter एक आदमी है जो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में आपको बीच बीच में मिलता ही रहेगा। ये बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट, इसने बहुत सारी चीजें दी और उसी में से एक ये इसने एनालिसिस करने को एनालिसिस दिया, दैट इज वैल्यू चेन एनालिसिस। ठीक है, तो सबसे पहले ये याद करने की चीज है कि वैल्यू चेन एनालिसिस किस दिग्गज आदमी ने दिया, माइकल पोर्टर ने। और एक बात बताऊं, आपकी स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में 70% चीजें जो होगी वो किसने दी है, माइकल पोर्टर ने। ठीक है, तो आज मैंने आपको पहली बारी कोई टॉपिक ऐसा बताया है जहां पर कि आपको मैंने चीजें एग्जैक्ट बताई कि क्या चीज किसने दी। अब ये माइकल पोर्टर ने जो टॉपिक दिया वैल्यू चेन एनालिसिस, अब इसके बारे में हम समझते हैं और पढ़ते हैं। तो माइकल पोर्टर ने कहा, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, जो बिजनेस की एक्टिविटीज होती हैं, जो बिजनेस की एक्टिविटीज होती हैं वो दो तरीके की होती है। हमने कहा बिल्कुल, कौन कौन सी, कहता है एक होती है प्राइमरी एक्टिविटी और एक होती है सेकेंडरी एक्टिविटी। सिंपल, एक प्राइमरी एक्टिविटी और एक सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राइमरी एक्टिविटी का मतलब which is primary to the business and secondary activity का मतलब which is not primary to the business, है ना। what is a public company which is not a private company? easy, simple, यश, thumbs up। चलो, तो इसने क्या बोला कि बिजनेस की एक्टिविटीज दो प्रकार की होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। फिर इसने ना लिस्टिंग कर दी, ये क्या है, प्राइमरी एक्टिविटी है और ये क्या है, हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी है। ठीक है, और फिर उसने क्या बोला कि जितनी भी ये प्राइमरी और सेकेंडरी एक्टिविटी हैं ये बिजनेस में क्या ऐड करती हैं, वैल्यू। क्या ऐड करती हैं, वैल्यू। ध्यान से सुनना, क्या ऐड करती हैं, वैल्यू। ऑल्सो all these activities are interlinked with each other. All these activities are interlinked with each other, यानी कि हर एक एक्टिविटी आपस में क्या है, जुड़ी हुई है। इवन प्राइमरी और सेकेंडरी भी आपस में जुड़ा हुआ है। यानी कि अगर एक चीज खराब होती है तो उसका इम्पैक्ट बाकियों पर भी पड़ता है। जैसे कि जब रेलगाड़ी चलती है, एक बोगी में प्रॉब्लम आ जाए, उसके टायर में प्रॉब्लम आ जाए, तो ट्रेन की प्रॉब्लम हो जाती है कि नहीं हो जाती है। लाइक एज सिमिलरली अगर एक एक्टिविटी में कोई दिक्कत आई, एक एक्टिविटी खराब हो गई, तो बाकी सारी एक्टिविटी पे क्या आएगा, इम्पैक्ट आएगा। और इवन प्राइमरी और सेकेंडरी भी आपस में क्या है, इंटरलिंक्ड है। और क्योंकि इतनी इंटरलिंकेज है, आराम से सुनिएगा, क्योंकि इतनी इंटरलिंकेज है तो वर्ड क्या बना, चेन।
क्या वर्ड बना? चेन। तो वैल्यू मैंने आपको समझाया, हर एक एक्टिविटी क्या प्रदान करती है? वैल्यू प्रदान करती है। और सारी की सारी एक्टिविटी आपस में क्या है? इंटरलिंक्ड है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? चेन। चेन में कंटेंट क्या रहता है? इंटरलिंक्ड रहता है। तो नाम की ब्रेकेज समझी? तो इसीलिए जब हम इनका एनालिसिस करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? वैल्यू चेन एनालिसिस। इतनी बात समझ आई? अब मैं आपको ये बोलती हूँ, फटाफट से कॉपी और पेन उठाओ। मैंने आपसे कॉपी और पेन उठाने को कहा था, ठीक है? कॉपी और पेन उठाओ फटाफट से। जो बातें मैंने आपको हिंदी में एक्सप्लेन करी, ठीक है, आप उसका एक पैराग्राफ फॉर्म में अपने अकॉर्डिंग कॉपी के अंदर मुझे लिख के दिखा दो, जल्दी फटाफट से। जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं अभी तक कि माइकल पोर्टर ने दिया, उसके अकॉर्डिंग बिजनेस की एक्टिविटी दो प्रकार की होती है। वो एक्टिविटी वैल्यू प्रदान करती है, वो एक्टिविटीज आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, और इसीलिए इस सबके एनालिसिस को हम कहते हैं वैल्यू चेन एनालिसिस। फटाफट से मुझे लिख के दिखाओ, गिविंग यू 5 मिनट्स। कुछ चाहिए तो मैं आपको शो और भी कर दूंगी। ट्राई टू राइट दी आंसर्स। अगर पॉइंटर्स बन जाए तो बेस्ट है, अदरवाइज 1 पैराग्राफ विल डू। ये कौन है? तरुण भाटी। माइकल की स्पेलिंग गलत है। जिनका डन हो जाए तो डीडीडी लिख के भेज देना। डन प्रत्युष? ओके। खुशी ने भी कर दिया। अरे हमारे पास गर्ल हैं। ओह, अमन के फेस पे स्माइल है लिखते हुए भी, इतना खुश है। तुझे ऐसा में इतनी पसंद है? चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप। जब हमें पता ही चल गया कि दो तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, तो क्यों ना इन एक्टिविटीज के अंदर जो कंटेंट है वो भी पता कर ही लेते हैं कि हाँ भाई, प्राइमरी में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती हैं और सेकेंडरी में कौन कौन सी एक्टिविटीज आती है। बिल्कुल छोटी सी दूसरी बात, पर समझाऊंगी, रटवाऊंगी नहीं। अगेन, सबसे पहला मैं आपसे बोलती हूँ, देर इज अ प्रोसेस वेयर बाय एक रॉ मटेरियल आता है, फिर वो मैन्युफैक्चर होता है, उसके बाद वो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिर हम उसको ऑर्गेनाइजेशन के बाहर भेज देते हैं। ऐसा ही कुछ होता है, राइट? तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, पहले मेरे को सुनिएगा, फिर लिखने का काम कीजिएगा। देखिए, पहला एक्टिविटी का नाम है इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। बहुत सारे बच्चों को ये शब्द नया लगेगा, पहले समझते हैं इसको। देखो, ये है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है? इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होगा? रॉ मटेरियल आएगा, फिर क्या होगी? मैन्युफैक्चरिंग होगी,
फिर उसके बाद फिनिश गुड्स बन जाएगा, फिर वो फिनिश गुड्स क्या करेगा, बाहर चला जाएगा ऑर्गेनाइजेशन से ताकि कस्टमर तक पहुंच जाए, ऐसा ही होता है। तो जब हमारा रॉ मटेरियल हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बाउंड्री, ये क्या है, बाउंड्री, बाउंड्री के इनसाइड जाता है, उसको क्या बोलते हैं, इन बाउंड। क्या किया, इनसाइड वर्ड है, बाउंड्रीज वर्ड है, हमारा रॉ मटेरियल कहाँ जा रहा है, इनसाइड द बाउंड्रीज, तो इनसाइड का इन ले लिया, बाउंड्रीज का बाउंड ले लिया, तो क्या बना वर्ड, इन बाउंड। रटना नहीं है, ठीक है। तो चलो मुझे फटाफट से बताओ, जब फिनिश गुड्स यहां से बाहर निकलेगा तो उसको क्या कहेंगे, फटाफट से बताओ। वेरी वेरी गुड, आउटसाइड का आउट और बाउंड्रीज का बाउंड, वो क्या बन गया, आउट बाउंड। इतनी बात क्लियर, थम्स अप। चलो अब सेकंड वर्ड समझते हैं, लॉजिस्टिक्स। जब आप अपनी स्कूटी ड्राइव करते होंगे या कार ड्राइव करते होंगे तो ये बहुत सारे अपने ट्रक्स या फिर टेम्पोज पे लिखा देखा होगा लॉजिस्टिक्स, ठीक है। अभी लॉजिस्टिक्स को थोड़ा सा बिल्कुल ही स्मॉल तरीके से समझते हैं कि लॉजिस्टिक्स क्या होता है। तुम ये समझो, लॉजिस्टिक्स का मतलब होता है कि सामान को एक जगह से ऐसी जगह पहुंचाना जहां पर उसकी क्या है, रिक्वायरमेंट है। सामान को एक जगह से ऐसी जगह लेके जाना जहां पर उसकी क्या है, रिक्वायरमेंट है, ठीक है। मेजर पार्ट इसमें, मेजर पार्ट ट्रांसपोर्टेशन कह सकते हैं, बट खाली ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता। जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन में तो क्या हुआ, खाली माल को ले जाना हुआ, राइट। यहां पर माल को ले जाने की एक्स्ट्रा भी 2-3 चीजें की जाती हैं। जैसे कि अगर कोई बंदा लॉजिस्टिक्स का मैनेजर है तो वो ये सोचेगा, यार मैं अगर मान लो मेरी जो यूनिट है ये नॉर्थ में पड़ती है और मैं साउथ से सामान मंगवाऊंगा तो कितना महंगा पड़ेगा ना, तो क्यों ना एक यूनिट नॉर्थ में ढूंढ लेता हूँ जहां से मैं सामान मंगवा सकूं। ओ, यानी कि दिमाग लगा के काम करेगा खाली। अब एक बंदा है, एक मैं बोलती हूँ एक लेबर है, लेबर जो होती है वो यहाँ मेंटल लेवल से नहीं खेलती है, वो फिजिकल लेवल से खेलती है ना, वो एनालिसिस नहीं कर पाती है। सिमिलरली जैसे यहाँ पर लॉजिस्टिक्स मैनेजर की बात करूं तो लॉजिस्टिक्स मैनेजर खाली ट्रांसपोर्टेशन नहीं देखता, वो देखेगा चीपेस्ट मोड कैसा हो सकता है। अगर उसका सामान पेरिशेबल नेचर का है तो उसको ध्यान देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा। अब वो लॉन्गेस्ट वे तो नहीं ले सकता है, वो शॉर्टेस्ट रूट लेगा। अब अगर मान लो मैं मेरी सिस्टर को कोई सामान भेजूं और सामान में मान लो मैं उसको कोई चीज ऐसी बना के, मान लो मटर पनीर बना के भेजूं मैं मेरी सिस्टर को, अब वो मटर पनीर जो है सेम डे कंज्यूम होने वाला आइटम है ना, तो ये मैं अपनी अक्ल लगाऊंगी और फिर भेजूंगी। अब मान लो मैं मटर पनीर को कुरियर करवा दूं, फिर समझ रहे हो मेरी बात। तो जो ये अक्ल का काम है ना, ये अक्ल का काम भी लॉजिस्टिक्स मैनेजर को करना पड़ता है। तो मेजॉरिटी पार्ट ट्रांसपोर्टेशन है, बट क्या खाली ट्रांसपोर्टेशन है, नो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, थम्स अप फटाफट से। चलो तो यहां पर क्या वर्ड आ गया, इनसाइड बाउंड्रीज। अब सामान को लेकर आ रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो ये क्या बन गया, इनसाइड बाउंड्रीज लॉजिस्टिक्स, आउटसाइड बाउंड्रीज लॉजिस्टिक्स, और बीच में क्या हुआ, मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। अब वापिस आते हैं यहां पर अपना कंप्लीट करते हैं। पहला क्या था, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। दूसरा जो है हमारा मैन्युफैक्चरिंग को उसने क्या बोल दिया, ऑपरेशंस, यानी कि जो आपको काम करना है उस पर काम करेंगे अपन, मैन्युफैक्चरिंग बोल लो या ऑपरेशंस बोल लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, थर्ड, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। क्या करेंगे, अब सामान को बाहर भेज देंगे ताकि कस्टमर्स तक पहुंच जाए। 3 पॉइंट इजी, क्लियर। अब आगे उस सामान को बेचने के लिए क्या करेंगे, मार्केटिंग एंड सेल्स, मार्केटिंग एंड सेल्स। मार्केटिंग करी, फिर सेल ऑफ हो गया गुड्स, और साथ में कस्टमर को क्या देंगे, आफ्टर सेल की सर्विसेज, यानी कि सर्विसेज लिख लो वर्ड, या आफ्टर सेल सर्विसेज लिख लो। जैसे कि आपको पता है टीवी लेके जाते हैं तो वो कहता है ना कि अच्छा ठीक है आप लेके पहुंचो, 2 दिन के बाद में वो इंस्टॉल करने के लिए आ जाएगा, ये क्या है, आफ्टर सेल सर्विसेज। आप एसी लेते हो, वो कहते हैं कि 1 वीक के बाद में एक बंदा आएगा जो कि आपका वो स्प्लिट एसी का पाइप वगैरह, कॉपर वायर, ये सब काम कर देगा। ये सब क्या है, आफ्टर सेल की सर्विसेज। और इवन इसमें गारंटी और वारंटी भी इंक्लूड हो जाता है।
इज दैट क्लियर? इजी सिंपल। तो प्राइमरी एक्टिविटीज कौन कौन सी है फटाफट से रिकॉल करते हैं। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, एंड लास्ट इज आफ्टर सेल सर्विसेज और नॉर्मल सर्विसेज। डन 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 डन, समझ में आ गया बेटा? मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ मई 24 में ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा मैं अमन से पूछ लेती हूँ कि अमन, तुमने मुझसे कहा था कि मैम डिफिकल्ट टॉपिक उठाना, तो क्या तुम्हें अभी तक ये टॉपिक डिफिकल्ट लगा? नो मैम। ओके चलो ठीक है, आगे चलते हैं। चले ओके अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं किसकी? सेकेंडरी एक्टिविटीज की। सेकेंडरी एक्टिविटीज, क्या क्वेश्चन पूछती हूँ, क्या सेकेंडरी एक्टिविटीज भी हमारे को इम्पैक्ट डालती है? यस। क्या सेकेंडरी एक्टिविटीज भी वैल्यूएबल होती है? यस। यस। अब वैल्यू चेन एनालिसिस में देखो, मैं सीधी बात बोलूं, माइकल पोर्टर ने कॉन्सेप्ट दिया ना, तो माइकल पोर्टर जो बोलेगा सेकेंडरी एक्टिविटी हमारे अकॉर्डिंग वो सेकेंडरी एक्टिविटी, हमें बाकी क्या मतलब है? बोलो हाँ कि ना। चलो पहली बात, सामान लाके कहीं रखोगे तो सही ना, फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बताओ। अरे कहीं तो मैन्युफैक्चरिंग करोगे, कहीं तो लेबर को बुलाओगे, तो क्या चाहिए? सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो क्या आ गया? इंफ्रास्ट्रक्चर। इजी। लोग चाहिए काम करने के लिए, चाहे वो लेबर कैटेगरी हो, चाहे वो चाहे वो अदर एम्प्लॉइज हो, सब लोग चाहिए हमें काम करने के लिए, जिसको कि हमने एक मुश्त क्या कह दिया? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। क्या कह दिया? ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ये भी करना पड़ेगा, ये हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी हो जाती है। थर्ड, टेक्नोलॉजी भी लानी पड़ेगी काम करने के लिए, तो थर्ड इज टेक्नोलॉजी। आपको याद होगा छोटे छोटे जब आप बच्चे थे तब आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे, लेबर इंटेंसिव एंड कैपिटल इंटेंसिव, कुछ याद आया? तो जितना कैपिटल इंटेंसिव होगा उतनी स्ट्रॉन्ग आपको टेक्नोलॉजी लानी पड़ेगी। इज दैट क्लियर? और जितना लेबर इंटेंसिव होगा उतना स्ट्रॉन्ग आपको एचआरएम रखना पड़ेगा। इजी। चलो, और लास्ट इज प्रोक्योरमेंट। मैं तुमसे एक बात कहती हूं कि अगर मान लो मैं रॉ मटेरियल ले आती हूं, अगर मैं रॉ मटेरियल ले आती हूं तो सिर्फ रॉ मटेरियल लाके काम चल जाएगा क्या? मेरा जो मशीन है, मशीन नहीं लाऊंगी मैं, मशीन लाने के बाद मैं उसमें तेल नहीं डालूंगी क्या? क्या मैं तेल लाके तेल मेरी मशीन नहीं पिएगी क्या हर 6 महीने में, हर 3 महीने में? तो क्या मुझे तेल परचेस करना पड़ेगा, तेल लाना पड़ेगा? तो क्या सिर्फ रॉ मटेरियल ही एक कंपनी के अंदर आता है, या रॉ मटेरियल के अलावा भी बहुत सारे प्रोक्योरमेंट्स होती हैं? सोच के बताओ। होती है प्रोक्योरमेंट्स बहुत सारी, तो ये इस कैटेगरी में क्या आ जाएगा? बाकी जितनी भी प्रोक्योरमेंट्स होती हैं वो यहां पर आ जाएगी, अदर देन दी रॉ मटेरियल। इज दैट क्लियर? सिंपल, आसान। चलो तो 1 मिनट दे रही हूं, सारी प्राइमरी एक्टिविटीज और सारी सेकेंडरी एक्टिविटीज याद कर लो। उसके बाद मैं एक ऐसा काम करने वाली हूं, फिर आपके आंखें खुली की खुली ऐसी रह जाएंगी। चलो तो अब देखो, माइकल पोर्टर ने कहा कि ये सारी एक्टिविटीज आपस में क्या है? इंटरलिंक्ड है, यानी कि चेन में है। अगर मान लो ये जो रॉ मटेरियल है या ये जो मैन्युफैक्चरिंग है, मान लो मैंने मैन्युफैक्चरिंग जो है ना उसको, उसकी कॉस्टिंग इंक्रीज कर दी, तो क्या होगा? इसका पूरे प्रोसेस पे इंपैक्ट आएगा। एज अ होल मेरे प्रोडक्ट का प्राइस क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना। मैंने मार्केटिंग पे ज्यादा पैसा खर्च कर दिया, क्या होगा? मेरे को नेट प्रॉफिट्स कम आ जाएंगे। इजी। इसका मतलब हर एक्टिविटी का क्या है? इम्प्लीकेशन है। तो माइकल पोर्टर ने कहा मैंने आपको लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज दे दी है, आप हर एक्टिविटी के जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन एक्सपेंसेस को देखो, उन एक्सपेंसेस को देखो, आपको लगता है कि वो एक्सपेंसेस रीजनेबल है, ओके फाइन। अगर आपको लगता है कि नहीं वो रीजनेबल नहीं है तो उन पे काम करना चालू करो। इतनी सी बात उसने बोली, सिंपल। कहता है माइकल पोर्टर
ध्यान से सुनना मेरी बात। कहता है माइकल पोर्टर, जैसे कि आप एक कॉस्ट शीट बनाते हो और कॉस्ट शीट के अंदर क्या लिखते हो? सबसे पहले मटेरियल की कॉस्ट, फिर लेबर की कॉस्ट, फिर ओवरहेड्स, ब्ला 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 करते करते आप क्या डिसाइड कर लेते हो बेसिकली कि आपके प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही है। सिमिलरली आप क्या डिसाइड कर सकते हो कि ये सारे भी आपके खर्चे हैं, आप इनको मिला के ये बता सकते हो कि एज अ होल कितना खर्चा आ रहा है, किस पे कितना खर्चा हो रहा है, और उस खर्चा करने के बाद में किससे कितनी वैल्यू एडिशन हो रही है। इज दैट क्लियर? चलो एक काम और करते हैं, एक काम और करते हैं। मैं यश मित्तल से पूछूंगी कि मुझे वो फटाफट से सेकेंडरी एक्टिविटीज सुना दे सारी। आंखें बंद करके, माइक ऑन, आंखें बंद। इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज इंफ्रास्ट्रक्चर और चाहिए, और लोग, ह्यूमन ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, और टेक्नोलॉजी ठीक है, और फोर्थ ह्यूमन रिसोर्स, रॉ मटेरियल के अलावा भी सामान लेकर आएगा, रॉ मटेरियल, प्रिक्योरमेंट्स। ठीक है, डन। ओके, तो चीजें क्लियर हो गई। ओके चलो, सो लेट अस जस्ट रिवाइज। ओके सो हाँ जतिन शर्मा, मैं करा रही। लेट अस जस्ट रिवाइज, लेट अस हैव अ क्विक रीकैप। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय माइकल पोर्टर। माइकल पोर्टर ने क्या कहा कि बिजनेस की एक्टिविटीज कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्राइमरी और प्राइमरी एंड सेकेंडरी। सेकेंडरी। और हर एक्टिविटी क्या करती है? वैल्यू एडिशन करती है, हर एक्टिविटी का इम्पैक्ट होता है। तुम हर एक्टिविटी का क्या करो? एनालिसिस करो कि कौन सी एक्टिविटी कितना कॉस्टली पड़ रही है, उसका आरओआई इतना अच्छा ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये भी देखो कि उस एक्टिविटी पे खर्चा करने से क्या आपको उतना वैल्यू मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपने मार्केटिंग पे 1 करोड़ रुपए खर्च कर दिया, उतना वैल्यू मिल रहा है कस्टमर को कि नहीं मिल रहा है, मार्केटिंग हमारी वहां तक पहुंच पा रही है कि नहीं पहुंच पा रही है। ये नहीं कि आपने सिर्फ खर्चा कर दिया मार्केटिंग के ऊपर, आपने आफ्टर सेल सर्विसेज बनाई, पर क्या कस्टमर को सच में मिल भी रही है कि नहीं मिल रही है। हर चीज का एनालिसिस करो। तो प्राइमरी एक्टिविटीज और सेकेंडरी एक्टिविटीज दोनों का क्या करो? एनालिसिस करो, बिकॉज ये क्या करती है? वैल्यू प्रदान करती है। वैल्यू को देखो, पॉजिटिव वैल्यू दे रही है, नेगेटिव वैल्यू दे रही है, एनालिसिस करो। सेकेंड बात माइकल पोर्टर ने क्या कही कि प्राइमरी एक्टिविटी और सेकेंडरी एक्टिविटी ये भी आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, प्लस हर प्राइमरी एक्टिविटी एक दूसरे से लिंक्ड होती है। थर्ड, हर सेकेंडरी एक्टिविटी भी आपस में इंटरलिंक्ड होती है। ठीक है, किसने बोला? माइकल पोर्टर ने बोला। अब इतनी सारी बातें जो हैं, इतनी सारी बातें जो है वो किसने किसको समझाई? इस व्यक्ति ने, इस बुद्धिमान व्यक्ति ने इस बिजनेसमैन को समझाई, जो कि कौन है? मोटा आदमी है। डन, चलें आगे। इजी, सिंपल, रोशन क्लियर हो गया? गिव मी अ थम्स अप इफ यू आर क्लियर विद ऑल दिस। ओके चलो, अब आते हैं मेन पॉइंट पर, जो कि है इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। ठीक है, जतिन प्राइमरी मतलब प्राइमरी, जतिन शर्मा प्राइमरी एक्टिविटीज मतलब विच आर प्राइमरी टू द बिजनेस, एंड सेकेंडरी का मतलब विच आर नॉट प्राइमरी टू द बिजनेस, दे आर वेरी बेसिक थिंग्स। यस, ओके, नाउ लेट अस कंटिन्यू डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। आप लोगों को ड्रॉ नहीं करना, पहले मैं ड्रॉ कर रही हूँ। मैंने इसकी बाइफर्केशन करी 2 पार्ट्स में। यहाँ पर मैंने लिखा है कि ये जो है हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है और ये जो है हमारी सेकेंडरी एक्टिविटी है। ठीक है,
अब मैं यहाँ पर जितनी हमारी प्राइमरी एक्टिविटी थी वो सारी मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। कौन कौन सी थी मलयारंजन प्राइमरी एक्टिविटी? इनबाउंड लॉजिस्टिक ठीक है, and operations, ठीक है, outbound logistics, ठीक है, marketing, ठीक है, after sale services. ठीक है। इतने लिख देती हूँ बस। चलो ओके, शॉर्ट फॉर्म के चलते ना कुछ भी हो जाता है। चलो, तो ये हो गया हमारी प्राइमरी एक्टिविटीज। रोशन यार और हंसी आती है मेरे को रोशन को देख के। चलो तो ये हमारी प्राइमरी एक्टिविटी हो गई है। अब सेकेंडरी पे आती हूँ। रोशन अप टू यू, चलो फटाफट से मुझे बताओ। यस मैम। आंखें बंद फर्म करके बताओ कौन कौन सी थी। फर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, HRM, तो देख रहा है नीचे, नहीं देखना। टेक्नोलॉजी, ठीक है, प्रोक्योरमेंट। ठीक है, डन। ओके, चलो अब आप सभी के पास बुक्स है, और अगर बुक्स नहीं है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि अब जो डायग्राम मैंने आप लोगों के सामने बनाया है, आप लोग मुझे बताओगे कि ठीक लग रहा है या कुछ गड़बड़ लग रही है। बच्चा कह रहा है मैम पेज नंबर बता दो। मैं कहा बेटा पेज नंबर 24 है स्टडी मटेरियल का, अगर खोलने के देखना है तो कोई बात नहीं, देख लीजिए, वरना मैं तो बताने ही वाली हूँ कि मैंने कितना बड़ा ब्लंडर किया है यहाँ पर। प्रत्युष ने हाथ खड़ा किया है, कि प्रत्युष कह रहा है कि मैं ही वो महानुभाव हूँ जिसको आज बोलने का मौका मिला है और मैं ये नहीं छोड़ सकता। आज प्रत्युष जी जान से बोलेगा, मन से बोलेगा। हम्म, मलयारंजन वेट मैम कर रहा है। प्राइमरी ऊपर नहीं होनी चाहिए। ओहो, एक बच्चा कह रहा है प्राइमरी को ऊपर करो। अच्छा, तो एक काम करो, तुम भी ना पहले ना प्राइमरी स्कूल मत जाना, पहले सेकेंडरी स्कूल जाना, फिर प्राइमरी स्कूल जाना, ऊपर। समझ रहे हो? बेस बेस क्या होता है? प्राइमरी स्कूल बेस होता है कि सेकेंडरी स्कूल बेस होता है? नींव किस पे खड़ी करोगे तुम? कैसे उल्टे आदमी है, कैसे? कौन था ये जो बोल रहा था ये इनको पहले सेकेंडरी स्कूल भेजो फिर प्राइमरी स्कूल जाएंगे ये? कौन था ये? मेरे को भी सुनना है ये। प्रत्युष ने बोला। अरे प्रत्युष तूने बोला ये? प्रत्युष ने मेरे को चैट पे लिख के भेजा है। अब ये आदमी आएगा नहीं है, सामने नहीं आएगा ये आदमी। अब आप मुंह दिखाने लायक नहीं बचाइए। कैसी कैसी बातें करते हैं मैम। प्राइमरी को ऊपर कर दो, सेकेंडरी को नीचे कर दो। चलो ये तो क्लियर हो गया कि कौन सा नीचे आएगा। ठीक है, आगे। ओके, नेक्स्ट। अब आपके पास बुक का डायग्राम अगर नहीं है तो मैं आपको दिखा देती हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पेज नंबर 24 पे जाती हूँ। ये देखो, ये रहा बुक का डायग्राम। ये देखो, ये रहा। ठीक है, अब जो डायग्राम मैंने बनाया वर्सेस ये डायग्राम, क्या आपको कुछ अलग दिख रहा है मेरे डायग्राम के अंदर? सुंदरता पे मत जाइएगा, मतलब वो छोड़ दीजिएगा। वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। ओके, क्या वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल रोशन? सेकेंडरी वाला पोर्शन। ओके, गुड ऑब्जर्वेशन। एनीवन एल्स? जतिन शर्मा, तुम्हारा तो बेटा 4 4 आंखें हैं तुम्हारे पास, तुमको तो ऑब्जर्वेशन अच्छे से करनी चाहिए थी। ज्यादा आंख भी दिक्कत है मैम। प्रत्युष बेटा, तुम तो अब मुंह दिखाने लायक ही नहीं हो। तुम कह रहे हो कि मैम प्राइमरी को ऊपर करो सेकेंडरी को नीचे करो। याद रखना सारे के सारे बच्चों, पहले सेकेंडरी स्कूल जाएगा प्रत्युष, फिर प्राइमरी स्कूल जाएगा ये। चलो अच्छी बात है, आप रट नहीं रहे, इसका मतलब ये है। गुड। चलो, अरे सपोर्टिंग एक्टिविटी इन प्लेस ऑफ सेकेंडरी। लो बेटा, सपोर्ट एक्टिविटी लिख देती हूँ मैं, अपने कंटेंट में भी सपोर्ट लिख देती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्टिंग भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी एक्टिविटीज भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मम्मी मार्जिन का मतलब क्या? लो बेटा, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चन नहीं पूछते मेरे में, है ना मार्जिन, बस ठीक है। समझाऊंगी प्रत्युष, समझाऊंगी। पहले आते हैं जो हमारे किस बच्चे ने, रोशन ने, जो रोशन ने अपना नाम रोशन किया है, एक डिफरेंस बता के वो डिफरेंस टेक ऑफ करता है। तो ये रहा मेरा डायग्राम और ये रहा इंस्टीट्यूट का डायग्राम। इसमें देखो जो सपोर्टिंग एक्टिविटीज हैं, जिसको कि मैंने डिवाइड कर रखा है यहाँ पर, ये डिविजन जो है मैंने कैसा किया है,
वर्टिकली किया है, जबकि इंस्टीट्यूट की बुक में डिवीजन कैसा है बेटा, हॉरिजॉन्टली है। अब समझेंगे इस बात को। जैसे जब मैं डिवीजन को वर्टिकली लेकर जाती हूँ, इसका मतलब क्या बनता है, ध्यान सुनिएगा मेरी बात, ये किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा, मैंने अलग से बुक्स पढ़ रखी हैं तो मेरे को पता है, इस आपके स्टडी मैट में भी नहीं है। मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप एग्जाम में डायग्राम गलत बनाकर ना आओ। जैसे प्रत्युष ने बोला कि मैम प्राइमरी को ऊपर कर दो, अब कुछ बच्चे जो रट के जाएंगे वो प्राइमरी को ऊपर कराएंगे, पर जो समझदार बच्चा होगा वो प्राइमरी को नीचे रख के आएगा। चलिए, तो जैसे मैंने इसको वर्टिकली क्या किया, बायफर्केट करा, तो इसका मीनिंग, इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकलेगा, इसका इंटरप्रिटेशन ये निकलेगा कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो इंफ्रास्ट्रक्चर किसके लिए रिक्वायर्ड है, एक तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के लिए रिक्वायर्ड है और थोड़ा सा ऑपरेशंस के लिए रिक्वायर्ड है। इसका इंटरप्रिटेशन ये निकलेगा, जबकि इसका इंटरप्रिटेशन ये निकलना नहीं चाहिए, क्योंकि हम ये कहते हैं कि हर एक सपोर्टिंग एक्टिविटी, हर एक सेकेंडरी एक्टिविटी, हर एक प्राइमरी एक्टिविटी से इंटरलिंक्ड है। यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो सबको चाहिए, बोलो हाँ कि ना। बट जैसे ही मैंने इसको वर्टिकली बाइफर्केट किया तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या निकला, इसका इंटरप्रिटेशन ये निकला कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के लिए और थोड़ा सा ऑपरेशंस के लिए चाहिए होगा। इसका मतलब ये डायग्राम क्या बैठता है, गलत बैठता है। तो सही डायग्राम कैसे बनाएंगे, इसको हॉरिजॉन्टल करके बनाएंगे। तो क्या मैं सही डायग्राम बना दूं, मैं बना दूं, ये लो मैंने इसका हॉरिजॉन्टल कर दिया। क्या नाम है, कौन बताएगा, अमन मुझे बताएगा। अमन, मैंने हॉरिजॉन्टल Yes, कर ma'am. दिया, मेरे को 4 एक्टिविटी के नाम बता दो, मेरे को याद नहीं आ रहे। Ma'am, first is infrastructure, ठीक है, second HRM activities, human resource management, and third technology, and fourth procurement. डन, ठीक है। चलो अब मैंने कर दिया, डन, ओके। नाउ दिस डायग्राम वर्सेस दिस डायग्राम अगेन, एनी डिस्क्रिपेंसी प्लीज Ma'am, नोट horizontal, डाउन इनटू द चैट vertical बॉक्स। जो भी आपको लगता है, अमन कह रहा है मुझे बोलने का मन कर रहा है, अमन तू बोल, छोड़ चैट बॉक्स, चल बोल, बता। मैम इसमें वर्टिकल लाइंस आ रही हैं जो कि डिनोट करेंगी कि ये मिला हुआ है उनसे। ये अभी ये बात, इंटरलिंक नहीं है, मन सच्ची सच्ची अभी आपस बताइए। में इंटरलिंक नहीं है। ये बात प्रत्युष बिल्कुल इम्प्रेस हो गया तेरे आंसर से, पता है। देखो, अगर मैं ध्यान से कॉन्सेप्ट समझना, अगर मैं ये हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाती हूँ तो अगेन इसका मतलब पता है क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो नीचे का प्रोक्योरमेंट है ना, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप चल रहा है किसके साथ में, ये सारी एक्टिविटीज के साथ में। यानी कि टेक्नोलॉजी, एचआरएम और इंफ्रास्ट्रक्चर का इनके आपस में कोई रिलेशन नहीं है, बट सबका सबके साथ रिलेशन है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ा, हमने इनको ना डॉटेड लाइन से दिखा दिया। किससे दिखा दिया, डॉटेड लाइन से दिखा दिया। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेंगी, डॉटेड लाइंस। हम पूरा फुल फ्लैश लाइन नहीं खींचते हैं, क्योंकि हम बात मतलब ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी जायदाद का वो है बाइफर्केशन कर रहे हैं कि भैया ये हिस्सा तेरा, ये हिस्सा तेरा, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब नाउ दिस डायग्राम डिपिक्ट्स व्हाट इट डिपिक्ट्स, कि हर एक सेकेंडरी एक्टिविटी हर दूसरी प्राइमरी एक्टिविटी के लिए अवेलेबल है। अब बात समझ में आई। अब मैं एक क्वेश्चन पूछती हूँ, देखती हूँ कि किसका दिमाग अभी भी चल रहा है इस डिफिकल्ट टॉपिक पर। पूछूं, तुमने सारे के सारे डिस्क्रिपेंसीज बताए, मैंने तुम्हारे को रीजन बताया। अब मैं एक डिस्क्रिपेंसी बता रही हूँ, मतलब एक मैं क्वेश्चन रेज कर रही हूँ, तुमको मुझे बताना है। तुम मुझे ये बताओगे कि चाहे मेरा डायग्राम हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट का डायग्राम हो, चाहे मेरा डायग्राम हो, चाहे वो इंस्टीट्यूट का डायग्राम हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को के ऊपर ये डॉटेड लाइंस नहीं आई है ना, चाहे मेरा डायग्राम हो चाहे इंस्टीट्यूट का डायग्राम हो, बोलो हाँ कि ना, नहीं आई। तो एनीवन इज हैविंग द आंसर्स इन देयर माइंड। मैम ऑलरेडी टच है। ओके, प्रत्युष सबसे पहले। मैम इंफ्रास्ट्रक्चर सबके लिए नीड है, आप ही ने बताया था। हाँ, मैं कह रही हूँ कि इसको बाइफर्केट क्यों नहीं किया, मैं ये कहना चाहती हूँ। अमन, यहाँ पर डॉटेड मैम लाइंस ऑलरेडी क्यों नहीं बाइफर्केट आई, है। मैम इंफ्रास्ट्रक्चर बेस है इसीलिए। क्यों, अरे गधड़ो इधर आओ तुम, ठीक कैसी बात करते।
अच्छा एक बात मुझे बताओ, मैंने क्या बताया था, जो ये इसके ऊपर वाला है हरे वाला पोर्शन देखो खाली, तो मैंने कहा था ना जो इससे इंटरलिंक्ड होगा, तो मैंने इसको सबके लिए अवेलेबल कराया था ना कि प्रोक्योरमेंट इज अवेलेबल और इंटरलिंक्ड विद ऑल दी प्राइमरी एक्टिविटी। तो जो जस्ट इसके ऊपर है वो पिछले वाले से तो इंटरलिंक्ड होगा ही होगा, समझ रहे हो लॉजिकली। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो सबसे लिंक हो गई, क्योंकि वो तो नीचे तक, मतलब क्योंकि वो तो यहाँ पे खत्म होके इसके ऊपर ही आ रहा है। अब बात समझ आई। तो अब इसको याद कैसे रखना है एग्जाम के लिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि प्रॉपर्टी का बंटवारा नहीं होगा, बाकी सबके बंटवारे कर देना। कैसे? डॉटेड लाइंस, मतलब कि अभी बहू आई है, अभी उसने डॉटेड लाइंस बनाई है, उसके बाद बच्चे होंगे, फिर जो है कभी प्रॉपर्टी बटेगी, अभी नहीं बट रही प्रॉपर्टी। ठीक है, इजी सिंपल डायग्राम समझ में आ गया। प्राइमरी की गलती नहीं करोगे ऊपर करके, प्राइमरी हमेशा नीचे आएगा, सेकेंडरी हमेशा ऊपर आएगा। ठीक है, सीरीज में कोई दिक्कत नहीं होगी। डॉटेड लाइंस नहीं भूलोगे, इंटेलिजेंट लोग ही डॉटेड लाइंस बना के आएंगे, बेवकूफ लोग डॉटेड लाइंस भूल जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा अरे हमने ये बना दिया ना, बहुत है डायग्राम, डॉटेड लाइन से क्या ही करना है। और कई बार तो बच्चों को पता है क्या लगता है कि ये जो लाइंस है ना, ये ऐसा, ये जैसे यहाँ पर ये नहीं बनाया इंफ्रास्ट्रक्चर में, या फिर ये डॉटेड बना दी कि प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, इंक खत्म हो गई होगी। कई बार बच्चे ऐसा भी सोचते हैं, ओवर ज्यादा ही। हाँ हैं? हेलो, मैं बोल ही रही थी, रोशन ने लिख के भी दे दिया प्रिंटिंग मिस्टेक। प्रत्युष कह रहा अब नहीं होगा प्राइमरी ऊपर कभी। अपने बच्चों को सीधा सेकेंडरी में भेज दियो। चलो ओके, सो जोक्स अपार्ट, अब प्रत्युष के पास ही चलते हैं। प्रत्युष के मन में ना एक सवाल था स्टार्टिंग में, क्या सवाल था प्रत्युष स्टार्टिंग में? जतिन कह मैम क्या था? जतिन कह रहा है मेरा वीडियो चेक करो। अच्छा जतिन तुम्हारा वीडियो चेक करते हैं, ये लो क्या हो गया वीडियो के अंदर। जतिन के पास स्टडी मैट? जतिन तुम, ऐसा लग रहा है मुझे जैसे वो नहीं होता, वो क्या बोलते हैं उसे, अरे ज़ॉम्बी की तरह साउंड कर रही हो ऐसा, हुडी वुडी पहन के। मैम मार्जिन वाला क्वेश्चन था मेरा। मार्जिन वाला क्वेश्चन? अरे तेरा, ये लो चल ठीक है, ओके मार्जिन वाला क्वेश्चन तेरा था, ठीक है, मुझे लगा प्रत्युष का था, चल ठीक है। तो जतिन ने मैम पूछा, प्रत्युष का ही है। तो फिर तेरा भी है? मैम मेरे को मैम नाम मैं ही बोल रहा हूँ। नाम बदलना पड़ेगा मेरे को। हार्वेस्टिंग मतलब वो होता है ना, मतलब अच्छा, जब सारे उगाने का हुडी और चादर पहन के बैठे हैं ना, ये इसलिए कंफ्यूजन हो रही है, सब ठंड में बैठे हुए हैं। चलो कोई मैम बात नहीं, हम जतिन अपनी से पूछ तो लो वो अपना स्टडी मैट क्यों दिखा रहा था। हाँ बताओ क्यों दिखा रहे थे, आंसर चलो बताओ, आंसर करो कि स्टडी मैट क्यों दिखा रहे थे। जतिन भाई तेरी आवाज नहीं आ रही है। वो लाइब्रेरी में बैठा है ना। बेचारा बोल तो रहा है धीरे धीरे माइक के पास, आ ही नहीं रही आवाज। अब मैसेज लिख रहा है, वी आर वेटिंग, हमें ही बताना मैम। हाँ ठीक है, जतिन शर्मा विद द कैपिटल लेटर्स उसने बोला है, ठीक है, तो उस वाले को टैग करती हूँ। लो भैया दोनों जतिन सामने आ गए। कौन स्टडी मैट दिखा रहा था मुझे पहले ये बताओ। ब्लॉक लेटर्स से जिसका नाम है। अच्छा ठीक, लाइब्रेरी वाला मैम। हाँ ठीक है, क्या बोल रहे हैं मैम, ये इनबाउंड से भी डॉट डॉट होना चाहिए, मतलब प्राइमरी एक्टिविटी वाला बोल रहे हो कि ये भी डॉटेड होने चाहिए? तेरे स्टडी मैट में क्या गिवन है ये? मैम वर्टिकली बता रहा है, वर्टिकली जो आपने ये प्राइमरी जो, अच्छा एक्टिविटीज तूने ये लिखा है तूने ना। एक सेकंड, ये तूने ड्रॉ करे हॉरिजॉन्टली? हैं? वाह वाह वाह। इसे कहते हैं पढ़ने के बाद दिमाग मतलब जरूरत से ज्यादा चला देना। बेटा तू ना हो तो मत बहा यहाँ पे, मैं बताती हूँ तेरे को। फिर रुक जा, रिप्लाई करती हूँ, रुक जा अभी बताती हूँ। देखो मुझे एक बात ये बताओ कि जैसे मतलब तुम ऐसे समझो कि प्राइमरी तो बेस बन गया ना,
तो ये तो बेस बन गया। अब बेस के ऊपर जो बिल्डिंग खड़ी करी है उसके तो हिस्से करेंगे, नींव तो सेम ही रहती है, प्राइमरी एक्टिविटी तो नींव हो गई, नींव के ऊपर कमरों का ही तो बाइफिकेशन करेंगे। तुमने तो नींव के बाइफिकेशन कर दिया, यू नो, दैट इज द पॉइंट। और तुम ये पानी वानी बहाव बहाव मत बनाओ उसके अंदर। हाँ ठीक है, चलो ओके। अब नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, अबाउट दी मार्जिन सेक्शन, जो कि बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन मैं ही तुमसे पूछना चाहती थी कि तुम मुझे बताओ मार्जिन क्या है, पर तुमने पहले ही दिमाग लगा के मुझसे ही पूछ लिया कि मैम ये मार्जिन क्या, किस गधे का नाम मार्जिन है ये। तो बेटा देखो बात ऐसी है, मुझे ऐसे समझ में आया कि तुम भी इस कैटेगरी में पहुंच गए हो। किस कैटेगरी में पहुंच गए हो? ये जो मोटा आदमी था ना, ये मोटा आदमी, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा था ना, ये तुम भी इसी कैटेगरी में पहुंच गए, तुम भी क्वेश्चन पूछ रहे हो मुझसे। चलो ठीक है, मैं जरा तुमको माइकल पोर्टर से पूछ के बताती हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट किसने दिया? माइकल पोर्टर ने दिया ना, तो माइकल पोर्टर से पूछ के मैं बताती हूँ। हाँ रुको, माइकल पोर्टर जी बताइए कि आपने ये मार्जिन क्यों दिया। माइकल पोर्टर कह रहे हैं सुनिए, क्या आपने ये वर्ड पहले कभी पढ़ा है मार्जिन? हाँ पढ़ा तो है। मार्जिन का मतलब क्या होता है? डू वी हैव द सिनोनिम्स फॉर मार्जिन इन द क्लास? ओके, क्या बात है, रोशन का आंसर आ गया है एडिशनल। एडिशनल। ठीक है, एडिशन वर्ड भी आ गया। मलयारंजन ने वर्ड दिया, रोशन ने भी सेम वर्ड दिया। ठीक है, और कोई वर्ड है? प्रत्युष तुम किससे चैटिंग कर रहे हो बगल में खड़े होके? ये इससे अच्छा तो तुम लाइब्रेरी में थे, कम से कम सिंसियरली पढ़ रहे थे। पहले इधर से बात करता है फिर इधर से बात करता है जैसे दोनों तरफ अलमारी हो और बंदा अलमारी अपनी लगा रहा हो कपड़े की ना, ऐसा लग रहा है। नहीं तो एक काम का कपड़ा ऐसे नहीं, ऐसे रख ले। यश कह रहा है कि कमीशन, मार्जिन मतलब कमीशन। ठीक है, और कोई वर्ड्स? सरप्लस। ओके, वेरी वेरी गुड। ठीक है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, बस जो तुमने सिनोनिम्स मुझे दिए वही इसका मतलब है। अब इसमें से सबसे बेस्ट कौन सा सिनोनिम है? सबसे बेस्ट सिनोनिम है ये वाला। रोशन बहुत खुश हो रहा है, रंजन भी बहुत खुश हो रहा है। हमारा दिया हुआ चीज जो है वो सबसे ज्यादा इस बात को डिनोट करता है। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर वर्ड लिख दूं प्रॉफिट, समझना मेरी बात को, टेक्निकलिटी समझा रही हूँ। अगर मैं यहाँ पर वर्ड लिख दूं प्रॉफिट, अब डायग्राम को देखो, डायग्राम को देखो और समझो। ये डायग्राम पूरा यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है? कॉस्टिंग दिखा रहा है सारी की सारी। प्राइमरी एक्टिविटीज की कॉस्टिंग दिखा रहा है, सेकेंडरी एक्टिविटी की क्या दिखा रहा है? कॉस्टिंग दिखा रहा है। तो ये क्या बन गया? कॉस्ट। उसमें क्या ऐड कर दिया हमने? प्रॉफिट। तो क्या बन गया? सेल्स। तो माइकल पोर्टर ने एक कॉस्टिंग मॉडल ना देके एक सेल्स मॉडल दिया। तो एक मॉडल को कॉस्टिंग से सेल्स में कन्वर्ट करने के लिए उसने क्या लगा दिया बेटा? नाउ बना के मार्जिन लगा दिया। आप समझ में आया? एक बच्चा कह रहा है कि मैम जरूरी है कि हमें नाव शेप बनाए, क्या नाव की शेप के पीछे भी कोई बहुत बड़े सारे लॉजिक्स हैं? मैंने कहा नहीं। अगर आप एग्जाम में बुलेट शेप, इसको बुलेट शेप बोलते हैं, बुलेट शेप या नाव शेप ना बनाना चाहें, इसको नॉर्मल एक रेक्टेंगल बना के उसमें ऐसा मार्जिन रखना चाहें तो वो भी आप रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ आपको बताती हूँ कि जो ये शेप होती है ना, ये शेप जो ऑर्गेनाइजेशन में जब हम एनालिसिस करते हैं ना, जो उनकी वैल्यूज आती हैं, मैंने आपको बताया कि इसमें हम न्यूमेरिकल्स ही बहुत सॉल्व करते हैं। तो जो रियल लाइफ में जो वैल्यू आएगी, जैसे इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के कितने रुपए लगे, इसके कितने रुपए लगे, ऐसे करके जो वैल्यूज ड्राइव होती है ना, उस वैल्यू से ड्राइव करने के बाद ही डायग्राम बनाया जाता है। जैसे जब आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते थे, आप वो इकोनॉमिक्स में बार चार्ट बनाते थे स्टैटिस्टिक्स के अंदर, तो आप उस डंडे को बार चार्ट के अंदर वो जो बार आप बनाते थे, वो बार जितनी वैल्यू होती थी उसी के अकॉर्डिंग तो बार बनाते थे। सिमिलरली ये डायग्राम भी वैल्यूज पर डिपेंडेंट होता है, तो इसकी शेप इतनी रेलेवेंट नहीं रहती है। समझ रहे हो? अब किसी ने अगर किसी कंपनी ने मार्जिन सिर्फ इतना सा रखा हुआ है, इतना सा, तो वो क्या करेगा? इतना ही रख देगा बस। किसी कंपनी ने अगर प्राइमरी एक्टिविटी के ऊपर ज्यादा मार्जिन रखा हुआ है, सेकेंडरी पे कम रखा हुआ है, तो उस अकॉर्डिंग वो शेप बना देगा। इसीलिए इसकी शेप इज नॉट दैट रेलेवेंट। एंड फॉर यू पीपल, सिंस यू आर एट सीए इंटरमीडिएट लेवल, तो मतलब तुम कोई भी शेप बनाकर आ सकते हो, बट अगर बुलेट शेप बना के आओगे तो सही रहेगा। अब समझ में आ गया पूरा कॉन्सेप्ट?
मैम प्रॉफिट क्यों नहीं लिख सकते मार्जिन की जगह? एक बात मुझे बताओ, मैंने यहाँ सिर्फ सेकेंडरी लिखा, बच्चे ने मुझे कटवा के सपोर्टिंग करा दिया है, तो तुम यहाँ मार्जिन की जगह प्रॉफिट लिखना चाहते हो। अब मैं भी स्ट्राइक पे जा रही हूँ, मैं भी लिखने नहीं दूंगी, तुम मार्जिन लिखो। ऐसी की तैसी तुम्हारी, हाँ टिट फॉर टैट चलेगा, सही बात है। और मैं तुम्हें एक बात बोलती हूँ कि जितना स्टडी मैट को, जितना राइटर के दिए हुए कंटेंट को सेम टू सेम रखोगे उतना ज्यादा बेटर हो, ठीक है। बट यस यू कैन यूज द वर्ड प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ मार्जिन। अगर एग्जाम में याद ही नहीं आ रहा कि भैया कौन सा वर्ड था, तो प्रॉफिट वर्ड याद रहेगा, क्योंकि जो इक्वेशन मैंने तुमको समझा दी, तो ये इक्वेशन से तुम्हें याद रहेगा हमेशा से, ठीक है। यश बोल रहा है मैम बहुत चंट है। हाँ बेटा मैं बहुत चंट। ओके तो अच्छा लास्ट क्वेश्चन मेरा तुमसे, पूछ लो क्या? मन कह रहा है मैम टॉपिक खत्म कब होगा? बहुत जल्द बेटा, ये अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। सुनो मेरा लास्ट सवाल, जैसे कॉस्ट शीट होती है, सुनना ध्यान से, कॉस्ट शीट के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा है ना कॉस्टिंग? नहीं पढ़ा है? मुंडी लाओ, हाँ मुंडी लाओ। मुंडी कुछ की हिली है, यश की हिली नहीं, यश की हल्की सी हिल रही, इनने हल्की सी पढ़ी कॉस्टिंग क्या ज्यादा मेरे पल्ले नहीं पड़ी, मैंने हल्की सी पढ़ी है बस, ठीक है। तो बेसिकली एट लास्ट क्या आ रहा था हमारे पास? कॉस्ट पर यूनिट ऑफ अ प्रोडक्ट आ रहा था, ठीक है। तो अगर मान लो इस वाली, ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है, बहुत ज्यादा हाई है, तो मुझे बताओ कि कॉस्ट पर यूनिट जो है वो, उस पर मेरा क्या इफेक्ट पड़ेगा? अगर एक कोई चीज मैंने हाई कर दी तो वो क्या पड़ेगा उसका इफेक्ट कॉस्ट पर यूनिट पर? वेरी गुड, वो भी इंक्रीज कर जाएगा रिलेटिवली, वो भी इंक्रीज कर जाएगा रिलेटिवली। एग्री करते हो कि नहीं करते हो? तो सिमिलरली वैल्यू चेन एनालिसिस के अंदर भी हर एक एलिमेंट की वैल्यू अगर प्लस या माइनस होती है तो टोटल वैल्यू जो होगा उसमें क्या पड़ेगा? इम्पैक्ट पड़ जाएगा। बोलो हाँ कि ना? तो लास्ट बट नॉट लिस्ट मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हर एक एक्टिविटी से वैल्यू ऐड भी हो रही है, हर एक एक्टिविटी से वैल्यू माइनस भी हो सकती है। अगर कोई चीज की वैल्यू हमारी कम, हमने कहीं पे पैसा कम लगा के काम चलाया है, तो उससे हमारी कॉस्ट घट भी सकती है। यानी कि वैल्यू के ऊपर एडिशन भी होता है और वैल्यू के अंदर सब्सट्रैक्शन भी होता है। अगर मान लो हमने इस साल मार्केटिंग पे ज्यादा पैसा खर्च करा, अगले साल कम खर्च करा, तो वैल्यू क्या हो जाएगा? वैल्यू जो वैल्यू मतलब अमाउंट जो होगा वो क्या कर जाएगा? डिक्रीज कर जाएगा। डन, इजी। चलो लास्ट सवाल। मैम लास्ट करते करते आप एक सारे सवाल पूछ लगते हो। मैंने कहा नहीं, लास्ट सवाल जो होगा वो रिपीटेटिव सवाल होगा। मेरा सवाल ये है कि क्या एक्टिविटीज आपस में इंटरलिंक्ड हैं? Yes, ma'am. यस मैम। कितने टोटल कितने लिंकेजेस होते हैं? टोटल कितने लिंकेजेस होते हैं? मैम 3। मैम 3, मैम तो 1 ही है बेटा। देखो एक प्राइमरी का रिश्ता सेकेंडरी के साथ, एक प्राइमरी का जो फर्स्ट इनबाउंड लॉजिस्टिक्स एग्जांपल है उसका रिश्ता किसके साथ होगा? ऑपरेशंस के साथ। यानी कि बेसिकली प्राइमरी का प्राइमरी के साथ और सिमिलरली सेकेंडरी का सेकेंडरी वालों के साथ, है कि नहीं? तो सबका रिश्ता है ना। तो 3 रिश्ते हो गए, एक ये रिश्ता हो गया, एक ये रिश्ता हो गया और एक ये रिश्ता हो गया। तो इस पे क्वेश्चन आता है एमसीक्यू का, बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है? सच्ची ऐसा क्वेश्चन आता है। क्या करता है वो? एक कंपोनेंट उठा के दे देगा प्राइमरी का, जैसे एग्जांपल मैंने कहा मैं ये उठा लेती हूँ ये वाला, ठीक है। और एक कंपोनेंट उठा लिया मैंने एग्जांपल यहाँ से टेक्नोलॉजी। बताओ ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी का प्राइमरी के साथ लिंकेज, ऑप्शन बी प्राइमरी का सेकेंडरी के साथ लिंकेज, ऑप्शन सी सेकेंडरी का सेकेंडरी के साथ लिंकेज, ऑप्शन डी नो लिंकेज। ऑप्शन बी। अरे तो जवाब तो सबको पता है, हाँ मतलब आंसर देगी मतलब चौड़ में आ रहा है ये, सबको पता है। तो लिंकेजेस क्लियर हो गया? 3 तरीके के लिंक अप है ये, कह रहा है मेरे तो लिंक्स बहुत सारे। बोलो क्लियर? पति पत्नी मत बना देना इनको, ठीक है, वरना बहुत ज्यादा इंटरलिंकेज हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगा मामला। मैं 1 मिनट दे रही हूँ आपको, ठीक है। पूरी स्क्रीन जो है ना मैं स्टार्टिंग से स्क्रॉल करूंगी, ठीक है, रिवाइज कर लो।
प्रत्युष ने लिख के भेजा पति पत्नी और वो 3 रिश्ते आपस में। वाह भैया, लिंक है जिसको क्या बनाया तुमने। पति पत्नी और वो, और हम सिंगल, तो हमारा तो कोई लिंक ही नहीं है। हम तो माइकल पोर्टर के उसमें फिट ही नहीं आते कॉन्सेप्ट में। सिंगल वालों के लिए भी कॉन्सेप्ट्स है, वो भी पढ़ाना पड़ेगा। मेरा कॉन्सेप्ट तो क्या ही बताऊं, चलो छोड़ो। डन, चलो इजी, आ जाते हैं स्टडी मैट पर। ये देखो, प्राइमरी एक्टिविटीज कौन कौन सी थी? इनबाउंड लॉजिस्टिक्स, ऑपरेशंस, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, मार्केटिंग एंड सेल्स, एंड दीज आर दी सर्विसेज जो कि आफ्टर सेल रहती हैं। कोई दिक्कत है इसके अंदर? नहीं ना? बताओ। इनबाउंड लॉजिस्टिक्स का मतलब जो सामान हमारे यहाँ पर अंदर आता है। Am I audible everyone? जतिन की हंसी जो है ना, इतनी डरावनी लगी मुझे, वापिस ही आना पड़ा। अब ठीक है सब कुछ? एवी क्लियर? मैंने आते ही आज पूछा नहीं ना कि एवी क्लियर है कि नहीं है, तो उसने कहा आज आपने ये करा ही नहीं है। मुझे तो नहीं लगी डरावनी। रोशन तिवारी, डर लड़कियों को ज्यादा लगता है ना, लड़कों को कम लगता है। लड़के तो क्या होते हैं, रात को 12 बजे भी निकल जाएंगे बाहर, उनका क्या है। और वो तो मांगते भी रास्ते पे आत्मा ही है। भूत नहीं मांगते, वो कहते आत्माएं आ जाए। चलो, तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स देखो क्या लिखा है, यानी कि इनपुट का आना, ऑल द एक्टिविटीज कंसर्न विद रिसीविंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द इनपुट टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। यानी कि सारा काम किसके अंदर आता है? इनपुट्स के अंदर आता है। तो इनबाउंड लॉजिस्टिक्स के अंदर रॉ मटेरियल को लेकर आना, रिसीविंग यानी कि वहां पे पहुंचाना जहां पे जरूरत है मैन्युफैक्चरिंग की, उसके बाद उसको स्टोर करना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, किस किस को कितना चाहिए, दैट इज अ पार्ट ऑफ द इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। मैम क्या मुझे यही याद करना है? नहीं, जो उसका मेन वर्ड था वो था इनपुट, वो हमने याद कर लिया। रॉ मटेरियल वर्ड भी लिख सकते हो, इनपुट वर्ड भी लिख सकते हो, और बाकी अपना बना के लिख सकते हो। और मार्किंग तो आपको पता ही है कि मैं आपको करके भेज देती हूँ एट द लास्ट ऑफ द चैप्टर। नेक्स्ट, ऑपरेशंस। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है बताओ? इसने ये बताएगा हमें ऑपरेशन का मतलब इतने बड़े हो गए हैं। ट्रांसफॉर्म ऑफ दीज इनपुट्स इनटू द फाइनल प्रोडक्ट, बताओ ये हमें बताएगा। ओह, ये हमें बताएगा, यानी कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। वाह, मतलब ये तो हमें पता ही नहीं था, ये बता रहा है हमें। अगर ये नहीं बताता तो हमें नहीं पता था। तो इसमें भी कोई वर्ड ऐसा है जो मैं याद रखूं? नहीं। अब यहाँ पर इस बेवकूफ ने रॉ मटेरियल वर्ड यूज कर दिया, ऊपर ये कह रहा ना इनपुट्स, पूरे पूरे इनपुट्स हैं, मतलब इसकी मर्जी चल रही है। तो तुम भी कभी रॉ मटेरियल लिख दो, कभी इनपुट लिख दो। आगे चलते हैं, आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, यानी कि सामान क्या करना? अपने ऑर्गेनाइजेशन से बाहर भेजना। किसको भेजेंगे? कस्टमर्स को भेजेंगे। तो टू कलेक्ट, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट द प्रोडक्ट टू दी कस्टमर्स। मेन वर्ड क्या है कि कस्टमर तक सामान पहुंचना चाहिए। सिंपल, कोई दिक्कत? ओके। नेक्स्ट, मार्केटिंग एंड सेल्स। ये तो हमें पता ही नहीं मार्केटिंग क्या होती है, मुझे तो पता ही नहीं कि एडवर्टाइजमेंट वगैरह भी करते हैं इसके अंदर, मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, मुझे ये भी नहीं पता कि हम मार्केटिंग के थ्रू अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमर को अवेयर करते हैं। नहीं, हमें नहीं पता। नो 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 नो, हमें नहीं पता। हम तो मतलब हमारे तो 11th-12th में बिजनेस स्टडीज थी नहीं, हमें तो मार्केटिंग वाला चैप्टर पढ़ा ही नहीं, हमने बिल्कुल भी नहीं। और जो बच्चे बीकॉम पढ़ते हैं उससे भी थोड़ी बहुत मार्केटिंग होती है, वो भी हमने नहीं पढ़ी है। हम इसको लिख ही नहीं सकते, हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है ये, है ना। अच्छा, और आफ्टर सेल सर्विसेज में इंस्टॉलेशन आती है, मैम ने बताया था, पर माइकल पोर्टर के कान से सुनना था ना, सॉरी मुंह से सुनना था ना हमें। आफ्टर सेल सर्विस में रिपेयरिंग भी आती है। अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। ओ, हमसे पूछो कि हम क्या क्या खर्चे डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर, ये हमें बताएगा कि रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा आता है। ओहो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबका एक एक कीवर्ड मार्क कर लिया। बोलो हाँ कि ना। अब आपको एग्जैक्ट कॉपी पेस्ट याद करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। आपको
जो टॉपिक यानी कि हेडिंग का नाम है वो याद होना चाहिए, उसके अंदर का कंटेंट का एक एक कीवर्ड यहाँ पे याद कर लो एंड यू आर गुड टू गो। गिविंग यू 1 मिनट, फटाफट से 500 कीवर्ड याद कर लो। गिविंग यू 1 मिनट, 500 कीवर्ड हेडिंग के साथ ऑब्वियसली। डन, चले आगे। एग्जाम के अंदर 5 नंबर का क्वेश्चन आया था। क्या क्वेश्चन आया था? माइकल पोर्टर के अकॉर्डिंग कितनी एक्टिविटीज होती हैं और उनको एक्सप्लेन कर दो। मतलब मैं ये कह रही हूँ 2 डायग्राम बना के आओ सुंदर सुंदर, एक तो वो बुलेट वाला है और दूसरा बना के आओ ऐसा फ्लो चार्ट जो मैंने अभी तुम्हें बनवाया नोट्स के अंदर, ऐसा करके फ्लो चार्ट कि 2 तरीके की एक्टिविटी होती है, ये वाला है। और ये कंटेंट लिख दो। है क्या 5 में से 5 नंबर मिलेंगे? आराम से 2.5-3 पन्ना भर दोगे एक पूरे पेज पे, आराम से डायग्राम भी बन जाएगा, एक्टिविटी के बारे में भी लिख दो। है फिर तुम्हें पता है ना कि लिंकेजेस भी 3 होते हैं, उसको उस बीच पैराग्राफ, अब बीच पैराग्राफ में लिख दो कि देखो हर प्राइमरी क्या होती है, सेकेंडरी से रिलेट करती है। लो जी लो, आप सेकेंडरी के बारे में पढ़ लेते हैं, समझ रहे हो? और देखो ऐसा ही कुछ स्टडी मैट में भी आपको गिवन है। देखो क्या लिखा है इसने यहाँ पर देखो, each of these groups of primary activities are linked to the supporting activities। इसने भी लिख दिया, हम नहीं लिख सकते अपनी भाषा में? हम भी लिख सकते हैं। मैंने आपको हमेशा बताया जो आपके पास नॉलेज है ना उसको आपको पन्ने पर उतार कर आना है एंड उसकी वैल्यू आपको नहीं पता है बट मार्क्स मिलते हैं। तो सपोर्टिंग एक्टिविटी कितनी होती है? कितनी होती है? कितनी होती है? 4। नीचे से ऊपर पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पहले पढ़ा है। डजंट मैटर कि आप यहाँ पर कैसे लिखो, ऊपर नीचे क्या कर दो, उसका कोई दिक्कत नहीं है। मैम हंस हंस आके मारोगे क्या? हंसा हंसा के मारोगे क्या? बट क्या चीज, मतलब मैं आज ज्यादा जोक कर रही हूँ, मैं ज्यादा खुश हूँ आज, मैं बेटर फील कर रही हूँ। प्लस मैं आज बेसन के लड्डू खाऊंगी, मतलब मेरे को पसंद है बेसन के लड्डू, और किसी को भी आज पसंद। मैम नॉर्मल है। हाँ मैं आज नॉर्मल हूँ। मैं आज बेसन के लड्डू खाने वाली हूँ, मतलब बन रहे हैं अभी, मतलब ताज़ा ताज़ा, मुझे बहुत पसंद है। तुम लोग को भी पसंद है? प्रत्युष को पसंद है, और किसको पसंद है? मतलब मैं तो देसी स्टाइल, मतलब मेरे को से पसंद आती है। अब जैसे सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो जो रेवड़ी होती है, गज्जक होती है ना, और लड्डू वड्डू होते हैं ऐसे घी के आइटम्स जैसे, आहा, लड्डू, गोंद के लड्डू पसंद है। गोंद के लड्डू तो बेटा मतलब इन केस ऑफ लेडीज ना वो बाद के ही, बाद मेरे लिए बाद में ही है वो अभी रहने दो गोंद के लड्डू आगे तो खाना ही है तो अभी नॉर्मल लड्डू खा लो, बेसन लड्डू, ड्राई फ्रूट्स लड्डू। मैम एड्रेस भेजो, भिजवा दो। अरे तो जतिन आई गेस क्या बोलते हैं तुम दिल्ली का ही, तुम्हारा एड्रेस ही है आई गेस। नहीं, हापुड़ यूपी में कुरियर करवा देना। अच्छा मतलब तो कल तुम्हारे क्लास में चिड़ा चिड़ा के खाऊंगी। और बताओ तो, मतलब एक बार भी ये नहीं हुआ कि चलो मैम मैं लेने के लिए आ जाता हूँ, या मतलब डिलीवरी करा दो, मतलब सर्विसेज इन्हें ऐसे चाहिए आफ्टर सेल सर्विसेज कि घर में डिलीवर करा दो मैम हम क्लास में नहीं आएंगे। अच्छा तुम क्लास में नहीं आओगे? हाँ अच्छा, पीछे पीठ पीछे तुम्हारे को क्लास में बुला के मैं तुम्हारे को जो मेल पे नोट्स आते हैं ना उसमें अपनी फोटो खींच के तुम्हें भेजूंगी ठीक है। देखो मेरा मानना यह है कि सर्दी के 2 महीने जो होते हैं ना वो होते हैं सेहत बनाने के लिए, फिर गर्मी में पसीना निकलता ही है, सब एक बराबर हो जाता है। तो खाओ पियो ऐश करो। और अब मेरे तबीयत भी ठीक हो रही है धीरे धीरे, तो अब मैं अच्छे से खा पी भी सकती हूँ। बैक टू नॉर्मल डाइट। आई गेस मैंने कल, हाँ कल मैंने आई गेस नॉर्मल रोटी चपाती मैंने खाई थी, तो ये उसका जुनून दिख रहा है। तो बैक टू द नॉर्मल डाइट अगेन, बट स्टिल बाहर का फूड तो बिल्कुल कट ऑफ है, बिल्कुल कट ऑफ है। मिसिंग मोमोज थोड़ा सा, जरा सा बस थोड़ा सा, नॉट दैट मच। यू गाइज मिस मोमोज व्हेन यू फॉल सिक?
वैसे मुझे इतने पसंद नहीं थे, बट जब खाए तो अच्छे लगे। तो बट दैट टू पनीर वाले, नॉट पत्ता गोभी वाले। अगर पत्ता गोभी खानी है तो सब्जी ही खा लेते, मोमोज खाने की क्या जरूरत है। हाँ, कुरकुरे मोमोज अच्छे लगते हैं, हाँ सही बात है। वी आर जिम वाले बड़े यार जिम वाले कुरकुरे मोमोज तो अच्छे अच्छे लगते हैं, बट ना पता दिक्कत क्या है, जो कुरकुरे मोमोज जैसे मोमोज नॉर्मल मोमोज हम लेते हैं, उसके साथ जो चटनी आती है ना वो अच्छी होती है। बट जब हम कुरकुरे मोमोज लेते हैं ना, तो पता नहीं उसकी चटनी रेड की जगह ऑरेंज की हो जाती है, तो मेरे को पसंद नहीं आती फिर। मोमोज तो अच्छे हो जाते हैं, बट चटनी वो रेड की जगह ऑरेंज की हो जाती है, मेरे को पसंद नहीं आती फिर। और ग्रेवी मोमोज भी अच्छे होते हैं। मेरे को ना मोमोज वाओ मोमोज के सबसे ज्यादा पसंद है। वाओ मोमोज के सबसे ज्यादा मतलब मैं जो खाती हूँ प्रेफर करती हूँ, दैट इज ऑफ वाओ मोमोज। एंड वाओ मोमोज के क्या बोलते हैं, कॉर्न एंड चीज वाले मोमोज, ओ माय गॉड। मामी मोमोज भी अच्छे हैं। ठीक है श्रेया, तुम भी भेजना मेरे को, हाँ। पर अभी नहीं यार, अभी तो पेट खराब नहीं। काजल कह रही है कोई भी हो मैम, मैं तो खाने को तैयार हूँ। रोशन कह रहा कभी केएफसी गए हो? अच्छा, तुमको बताया था मैंने लास्ट क्लास में, रेजोनेशन। मुश्किल से तो प्याज वगैरह सब खाना चालू करा है कि चलो किसी के साथ रेजोनेशन हो जाएगी। वेज भी मिलता है वहां, बस यही सेंटेंस तो मुझे दिक्कत करता है, क्योंकि वेज भी मतलब मिल जाएगा, मतलब हम सिंपल फिर ऐसे कॉम्पोनेंट में जाए ना जहाँ वेज ही मिलता है, हम नॉन वेज वाले में जाए क्यों। there was it there I guess I was with someone, there was a faculty, तो वो फैकल्टी के साथ मेरी मीटिंग थी। तो ठीक है, उन्होंने बोला गुड़गांव में मेरी मीटिंग, उन्होंने बोला ठीक है मैम फूड कोर्ट में मिल लेते हैं। मैंने कहा ठीक है फाइन, तो फूड कोर्ट पहुंचे। और वो सर जो थे भाई फूड कोर्ट का मतलब क्या है, ओपन कुछ भी मंगा लो। मैं आई गेस मैंने डोसा ऑर्डर किया, एंड उन्होंने पता है वो कबड्डी टगाम जो भी था KFC से क्या 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 ऑर्डर करा। और भाई वो मेरे सामने बैठ के मैं सेम टेबल पे खाना, क्योंकि मीटिंग चलनी है, डिस्कशन करना है भाई, सेम मीटिंग सेम टेबल शेयर कर रहे हैं। अच्छा, अब वो जो टीचर भी था ना, मतलब वो जो मीटिंग थी भी मतलब थोड़ी सी पर्सनल भी थी, मतलब जो मैं समझी, ठीक है। और ये मैं तुम्हें बता रही हूँ, मतलब आज से 7-8 साल पहले की बात कम से कम, ठीक है। समवन बोल के फैकल्टी में, अरे फैकल्टी सच में फैकल्टी था भाई। तो फिर उसके बाद में क्या हुआ कि मतलब वैसे तो मतलब मेरे को भी ठीक ही था मतलब, बट जैसे उसने मेरे साथ मीटिंग में बैठ के KFC से ऑर्डर किया ना और सुनो, उसके बाद ना उसने अपनी KFC वाली प्लेट से फिर उसने मेरे डोसे से की चटनी और सांभर में एंटर करने की कोशिश करी। तो मैंने बोला अपना तो रायता फैला चुका है, ये मेरा और सारा रायता फैला रहा है भैया, मैं तो खाने की भी नहीं रहूंगी डोसा। एक तो सेम टेबल पे बैठ के खाना खाना पड़ रहा है, वो भी ऐसे बिना फेशियल एक्सप्रेशंस दिए कि आई एम वेरी कूल अबाउट इट है। एंड फिर उसके बाद में अब ये बंदा मेरा सांभर और डोसा भी टेस्ट करना चाह रहा है, तो मैंने अपना थोड़ा सा डोसा तोड़ के उसको दे दिया। अब वो कह रहा है सांभर तो सेम ही है, और ही वॉज ट्राइंग कि वो सांभर मेरा। मैंने भैया या तो अपना खा ले या तो मेरा खा ले। मैंने लिटरली उसको बोला कि क्या लिटरली हम ये KFC की चीज़ें सांभर के साथ खाते हैं? आई गेस इट विल नॉट टेस्ट गुड, सो यू हैव योर्स। तो मैंने बड़ी फॉर्मेलिटी के साथ में ये चीज़ें वो कर दी। हाँ, मन ही मन में तो गाली देने का तो हो ही रहा था, बट ठीक है, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट हिज फूडिंग हैबिट्स, हिज टाइप लाइक द कुजीन जो कि वो खाता है, आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दैट। एंड आई गेस कि ठीक है, मतलब हर एक की अपने फूड हैबिट्स होती हैं, खाने का तरीका होता है। मैं नॉनवेज नहीं खाती, जस्ट दैट कि आई एम नॉट कंपैटिबल, ठीक है मतलब। हाँ, बट मैंने दैट वाज माई फर्स्ट टाइम इन द लाइफ कि मैंने टेबल किसी के साथ शेयर करी जो बंदा सामने मेरे नॉनवेज खा रहा है, और उसके बाद में उसके हाथ जिससे वो नॉनवेज खा रहा था, आई वाज लाइक कि बस नहीं, एक तो हाथ वाथ धो ले भाई, मेरे को बहुत अजीब लगेगा। और उसके बाद वहीं पे मैंने कांटा लगा दिया। एंड दैट गेस दैट वाज अ फैकल्टी ओनली, ठीक है, फैकल्टी ओनली। हाँ, तभी तो पता चलता है, यू नो, व्हेन यू स्पेंड टाइम टुगेदर और डू दीज थिंग्स टुगेदर, देन ओनली यू गेट टू नो द पर्सन, नो कि लिटरली आप उसके साथ निभा पाओगे कि नहीं निभा पाओगे। तो so he can't be veg for whole life, I can't go to the non-veg section, so I am
my values are not resonating with him, so better keep distance. फैकल्टी के साथ क्यों निभाना है? समथिंग समथिंग। तो तुमको क्या लगता है, मतलब तुम्हारी मैम का प्रपोजल नहीं आते होंगे? कैसी बात कर दी ऐसे, हाँ? तो तुमको क्या लगता है? और ये भी मैं तुमको बहुत पहले की बात बता रही हूँ, 7 years बैक, मतलब काफ़ी टाइम हो गया इस बात को। चलो, एंड मैम वो बैंक बैकएंड वाला अरे ये मलिया रंजन है भाई, कहाँ से आए तुम लोग? तुम आज वाली स्टोरी तो नहीं होती, वो मैंने कभी बताई नहीं है ना। किसको पता थी आज वाली स्टोरी? नहीं ना? तभी मोमोज खाने शुरू कर दिए। आई एम ट्राइंग कि मैं भी नॉर्मल हो सकूं। अगर कोई मान लो लेके जा रहा है, वो कुछ तो ऑर्डर करेगा ना। एक और बताती हूँ, देयर वाज अ पर्सन हु ऑर्डर्ड रेड सॉस पास्ता, ठीक है? सो आई अलॉन्ग विद हिम, सो वी वेंट टू आई गेस 0 degrees, ठीक है? बैठे, वेटर आया, हाँ क्या ऑर्डर करना है? तो रेड सॉस पास्ता, ठीक है, हाँ आई एम फाइन विद रेड सॉस पास्ता विद कोल्ड कॉफ़ी। एंड नाउ आई एम टॉकिंग टू दैट वेटर, अच्छा भैया रेड सॉस पास्ता में कौन कौन सी वेजीज डालोगे? अच्छा ये डालोगे, ये डालोगे, नहीं 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 ब्रोकली नहीं खाते हम लोग, नहीं नहीं नहीं, अच्छा और क्या डालोगे? जलेबी नोज, नहीं 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 वो भी नहीं खाती मैं, अच्छा अच्छा अच्छा, और भैया क्या बोलते हैं, उसने बोला कि मैं कैप्सिकम वगैरह, हाँ ठीक है वो डन है, अच्छा और मशरूम, नो 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 मशरूम, नो मशरूम। अच्छा ओके, ऐसे करके उसने बहुत सारी वेजीज के नाम लिए, जिसमें से एट लास्ट मैंने क्या चूज़ करा, एक काम कर बस तू ले दे के टमाटर डालना ही पड़ेगा तेरे को क्योंकि रेड सॉस पास्ता है। शिमला मिर्च डाल दे, ठीक है, प्याज भी डाल ही दे, ठीक है। अब वो बंदा, मेरे हिसाब से उसने तभी सोच लिया था कि हमारा कुछ नहीं हो सकता, कि मैं इतने नखरे नहीं सहन कर सकता कि ये। फिर मैंने उसको बोला, मैं कहा यार मैं तो वेटर को बोल रही हूँ ना कि कैसे बनाना है कैसे नहीं बनाना है। फिर बाद में क्योंकि आई डोंट हैव, मैं ना ठंडा नहीं खाती पीती ज़्यादा, बिकॉज गला एकदम पकड़ जाता है नो, हमारा वोकल का सारा काम रहता है। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा मेक 1 कोल्ड कॉफ़ी विदाउट आइस, एंड इवन डोंट यूज आइस, द क्रश्ड आइस जो कि आप ब्लेंडर में यूज करते हो, जस्ट यूज मिल्क एंड नॉर्मल मिल्क एंड कॉफी। ही वाज लाइक तुम हॉट कॉफी क्यों नहीं मंगा लेती हो, इतने ही अगर है तो। देखो हंसी आ रही है बच्चों को। तो दिस हैज बीन द सिनेरियो। तो अब तो मैं काफ़ी बदल गई, देखो फिर भी मैंने रेड सॉस पास्ता के अंदर अनियंस डलवाए हैं, यू नो, दीज आर माई इम्प्रूवमेंट्स। ओके, सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइसेस, इम्प्रूवमेंट्स बोलूंगी मैं। बंदा दोबारा नहीं मिला होगा, नहीं वैसा उसने पूछा था मुझसे, ऐसी बात नहीं है, बट हाँ वैसे दिमाग, उसने मुझसे कहा था कि सोनाली तुम्हारे टैंट्रम्स बहुत है, ठीक है? फिर मैंने उसको ये बोला कि भाई वेटर को दे झेलने दे टैंट्रम्स, वैसे भी बिल तो उतने का ही आना है। अगर कोई पास्ता 400 रुपये का है तो अब 400 का ही रहेगा ना, मेरे सब्जी बढ़ाने या घटाने से 400 की जगह बढ़ तो नहीं जाएगा अमाउंट, 500 तो नहीं हो जाएगा। तो और बात रही घर के खाने की, उसमें भी तुम्हें टेंट्रम्स नहीं झेलने हैं, वो भी मेरे को ही बनाना है, तो तुम्हें किस बात की वो दिक्कत हो रही है? बट स्टिल, रोशन तिवारी कितने को रिजेक्ट कर चुके हो मैडम? ये नंबर जो है ना वो मैंने गिनना छोड़ दिया जब वो वैल्यू 1000 पहुंच गई। चलो आ जाओ। अरे नहीं, नॉट काउंटिंग, कुछ भी नहीं है। आई कैन ओपन माई फ्रेंड्स, दे ऑलवेज टीज मी कि तुम अपनी एक ऐप बना सकती हो, तुम भी इतने बायोडेटा आ जाए कि अपनी खुद की ऐप बना सकते हो। मैम सेंचुरी तो हो गई होगी, हेलो 1000 के बाद मैंने काउंट करना बंद कर दिया। पहले तो मैं लाइक तुमको पता है, लाइक मैं बहुत ही पर्टिकुलर चीज़ों को लेके, पहले तो ना पूरी फाइल बनती थी कि जैसे फाइल में बायोडा लगता था, फिर उसके क्या प्लस पॉइंट है, क्या प्रॉस है, क्या कॉन्स है, क्या उनकी डिमांड्स है, लड़की की लोकेशन क्या है, सब पूरा एनालिसिस होता था। वो एनालिसिस हमने 100 अप्रॉक्स 100 या 120 तक किया, वो फाइल पूरी की पूरी मेंटेन करी। उसके बाद हमने फाइल सिस्टम छोड़ दिया, अब तो बस ओरली सब कुछ चलता है। प्रणव कह रहा है एक बुक लिख दो। लिखूंगी जब जब अब फिलहाल तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की लिखनी पड़ रही है उसके बाद एक दिन वो भी आएगा, वो भी लिखूंगी। अरे यार देखो, सिंपल से एक बात बताती हूँ, आई गेस तुम लोग होंगे
2000 अराउंड बॉर्न, है ना, 2000 अराउंड बॉर्न हो गए तुम लोग। तो जो की बात मेरे को समझ में आती है कि there lies a huge difference between a girl and a boy with respect to the career, ठीक है, बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। एंड एक सोच में भी डिफरेंस है, ठीक है। मैं लिटरली बोलती हूँ ये चीज़ को कि हाँ, एक एक्सपेक्टेशंस जो होती है ना वो गर्ल्स से ज़्यादा होती हैं, बॉयज़ से कम होती हैं। हालांकि नाउअडेज जो 20 वाले जो 2000, मैं जेन जी बोल सकती हूँ, ये वाले जो लोग पैदा हुए हैं ना, ये फिर भी ऐसे लोग पैदा हुए हैं, तुम लोग जो यू आर लाइक वेरी चिल पीपल। मतलब तुम्हें बंदी पसंद आई, फाइन, खत्म भाई, बंदी पसंद है, इतना क्या टेंशन देखना, बंदी पसंद है, बंदा या बंदा पसंद है, खत्म, और टाटा बाय बाय। यू विल नॉट गो टू मेनी थिंग्स, ठीक है। बट हमारी जनरेशन में इट इज़ लाइक कि अगर बंदा बंदी आपस में भी पसंद कर रहे हैं ना, देन ऑल्सो पेरेंट्स की अप्रूवल, बंदा बंदी की सिस्टर्स और ब्रदर्स की अप्रूवल, ननन नंदोई की अप्रूवल, यू नो देर आर सो मेनी अप्रूवल्स, देर आर सो मेनी स्टेजेस टुवर्ड्स दैट। और एक कहीं पे दिक्कत हुई, खत्म मामला। तो यहाँ पर और वहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो जेन जी वाले जो हैं लोग, दे आर वेरी मच लकियर। एंड मुझे ऐसा लगता है कि जेन जी में ही पैदा हो जाना चाहिए था मेरे को, तो बहुत जल्दी पैदा हो गई मैं। मस्ती वस्ती करते, दैट्स हाउ नाउ द डाइवोर्स रेट इज़ मोर। यस ऑफ कोर्स। विष्णुकांत, ओ माय गॉड, विष्णुकांत गुप्ता का बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड कमेंट आया है। बॉयज आर पैशनेट अबाउट मनी, पावर एंड अपॉर्चुनिटीज, नो गर्ल्स। ओके, सो विद द पैसेज ऑफ टाइम द पैशन ऑल्सो चेंजेस। ओके, चलो। और वैसे भी जिसके पास कितने के दिल तोड़े हैं भाई। चलो ओके, सो बैक टू भैया हम अपना कर लेते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। आ जाओ बेटा, आ जाओ। इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। अच्छा बताओ, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आता होगा? देखो सुनो, देखो सेंटेंस पढ़ना। इंफ्रास्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स, ओ एंड द रूटीन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि बेसिकली उसने बताया इंफ्रास्ट्रक्चर में हर वो चीज़ आती है जो कि स्ट्रक्चर यानी कि जो ढांचा बनाया है, एंड किस तरीके से वो क्या करता है, काम करता है। तो आप इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर को क्या कहते हो वो सब लिख सकते हो, प्रेमाइसेस भी वर्ड लिख सकते हो, प्लस कल्चर वर्ड लिख सकते हो, जो वर्ड लिखना चाहो वो वर्ड लिख सकते हो। तो बहुत खुशी हो रही है बेटा अमन, तुम सिंगल ही रह जाओगे अगर ऐसे हंसते रहोगे तो। नो, अमन ग्रीन स्क्रीन लगा के बैठा था। अमन तू कुछ बनाता है क्या, वीडियोस वगैरह? नहीं, पीछे ग्रीन स्क्रीन है ना, तो मुझे लगा कि शायद बनाता है। अब तो मेरे पिताजी भी बोल देते हैं कि यार लड़की देखनी है, एक काम करो, वो हमारी लड़की का यूट्यूब चैनल है, उसी पे जाके देख लो। क्या आएंगे जाएंगे, क्या चाय पानी का खर्चा होगा। है। अब हम भी वहां पर हम अपनी कॉस्टिंग बचा लेते हैं भाई। चलो, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा, ये तो हमें पता ही नहीं कौन होते हैं। ओ अच्छा, ह्यूमन रिसोर्सेज में तुमने पढ़ा ही नहीं होगा रिक्रूटमेंट क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होती है, डेवलपमेंट क्या होता है, रिवार्डिंग, तो पता ही नहीं होगा ये सब। ह्यूमन रिसोर्स को पैसा काम करवाने के लिए पहले उनको रिक्रूट करना पड़ेगा, तुम्हें पता ही नहीं है, फिर उनको ट्रेन करना पड़ता है, तुम्हें वो भी नहीं पता है, और फिर उनको ढंग से काम करवाने के लिए उनको टाइम टू टाइम रिवॉर्ड देना पड़ता है। जैसे कि मैंने कहा था कि जिसका सबसे अच्छा आंसर होगा मैं उसको स्टडी मैट भिजवाऊंगी, तो ऐसे रिवॉर्ड भी नहीं देना पड़ता। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजी में तो पता ही नहीं, नो हाउ होता है वो, में तो पता ही नहीं, टेक्नोलॉजी का मतलब नो हाउ होता है। और हर एक कंपनी की अलग टेक्नोलॉजिकल स्ट्रक्चर होगा, उसके प्रोडक्ट पर बेस करता है। लास्ट, प्रोक्योरमेंट, वेरियस रिसोर्सेज इनपुट्स टू द प्राइमरी एक्टिविटीज, नॉट द रिसोर्सेज देमसेल्व्स, यानी कि नॉट द रॉ मटेरियल बट अदर देन द रॉ मटेरियल, इसने बोल दिया। जब आप अक्वायर करते हो ऐसी चीजें जो कि अदर देन दी रॉ मटेरियल हैं, उसको क्या बोलते हैं, प्रोक्योरमेंट। ठीक है, इजी। गिविंग यू 1 मिनट, जो मैंने अंडरलाइन किया है वो कीवर्ड के तरीके से है, इसको रिवाइज करो।
अब मेरे बारे में मत सोचना क्योंकि मैं खुद नहीं सोच। ह्यूमन रिसोर्स में 4 कीवर्ड्स हैं, 3 तो याद रह जाएंगे, 2 तो लिख दोगे बस। स्टाफिंग वाले चैप्टर से उठा के लिख देना। चलो अब कॉपी के ऊपर बंद कर रही हूँ मैं इसको। कॉपी के ऊपर बाइफिकेशन करो, डिवाइड इनटू 2। प्राइमरी, सेकेंडरी, उफ सॉरी सॉरी सपोर्ट। चलो 5 एक्टिविटी का नाम लिखो और उनका कीवर्ड लिखो यहाँ पर। ये कीवर्ड आएगा यहाँ पे, तो नेम ऑफ द एक्टिविटी एंड कीवर्ड। सिमिलरली यहाँ पर नेम ऑफ द एक्टिविटी एंड कीवर्ड। मलिया रंजन तुम देख का रहे हो? नो चीटिंग। हाय सागर राजपाल, बेटा ऐसे करके नहीं देखने का, पिक्चर नहीं है लिखने का। लिख लिया मैम। सच्ची लिख लिया? ओ और कीवर्ड? अभी लिखूंगा। हाँ देखो पकड़ा गया, आधा काम करा इसने। सागर अगर कीवर्ड याद नहीं हुए तो वापस स्टडी मैट खोल के वापस कीवर्ड याद करके भी लिख दो। मैम स्टडी मैट नहीं है, मैं उसमें नोट से देख। चलो मैं दिखा देती हूँ। चलो चलो पहले प्राइमरी के कर लो। इंपोर्ट जितने बच्चों ने लिख लिया था वो चेक कर ले। प्रोक्योरमेंट। हम सेकेंडरी के सारे याद नहीं हुए। दोबारा याद करो। प्रोक्योरमेंट का एक सिनोनिम याद करो। प्रोक्योरमेंट का मतलब क्या होता है बताओ? अक्वायर करना, ठीक है, याद हो गया एक्वायर वर्ड। और क्या एक्वायर करना है? रॉ मटेरियल तो ऊपर एक्वायर कर लिया, ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे नॉट द रॉ मटेरियल देमसेल्व्स, यानी कि अक्वायरिंग अदर देन रॉ Raw मटेरियल। ये हो गया इसका कीवर्ड, इजी। अब टेक्नोलॉजी पर आ जाओ। टेक्नोलॉजी में क्या आएगा? नो हाउ। तुमको ये वर्ड पता है, टेक्नोलॉजी का मतलब नो हाउ, इजी है। इवन रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है।
आगे चलो ह्यूमन रिसोर्स पे आओ, ये तो कितना इजी है ना। ह्यूमन रिसोर्स को पहले क्या करते हैं, रिक्रूट करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं, उनको डेवलप करते हैं, ये सारे आपके क्या बन गए, कीवर्ड बन गए। उनको रिवॉर्ड भी देते हैं, उनको मोटिवेट भी करते हैं, वो भी आ सकता है मोटिवेशन, आपको भी पता है। एक होता है वो इंसेंटिव्स बेच, है ना, पैसे देते हैं मोटिवेशन के तौर पे, और एक में क्या होता है, बिना पैसे वाला नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स, है ना। अब आते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बेसिकली क्या है, कंसिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर्स। तो बेसिकली मैंने प्रेमाइसेस वर्ड बोल दिया, एंड द कल्चर, यानी कि जैसा कल्चर उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर रहता है। तो दो वर्ड आगे, प्रेमाइसेस और कल्चर, या फिर स्ट्रक्चर प्लस कल्चर। हो गया? Yes, ma'am. चलो आ गई ऐसे। तो मुझे ये बताओ कि तुमको क्या क्या लगता है कि जैसे नॉर्मल क्लासेस जो होती हैं, वो क्लासेस कैसी होती है, वो होती है वन वे, है ना। द कम्युनिकेशन इज नॉट टू वे, द क्लासेस आर हैपनिंग ऑन वन वे। बस टीचर बोलता है, पढ़ाता है, समझाता है, हद से हद बच्चों के डाउट्स देता है और चला जाता है। जबकि हमारी क्लास कैसी रहती है, टू वेज। ठीक है, सो मुझे बताओ, यू आर लाइकिंग टू वेज और यू वांट मी टू बी लाइक अदर टीचर्स ओनली, कि मैं वन वे कर दूं उसको? मैम टू वे बहुत अच्छा है मैम। टू वे बहुत अच्छा है, डन। एंड सेकेंडली मुझे ये बताओ कि यू पीपल आर मोर कंसर्न टुवर्ड्स दी सिलेबस कंप्लीशन डेट, और यू पीपल आर मोर कंसर्न विद कि हमें कितना दिमाग में घुसा, हमें कितना रिटेन हुआ, यू पीपल आर मोर कंसर्न विद दैट। तो दो ऑप्शंस हैं। Second option. सेकेंड ऑप्शन सागर राजपाल, व्हाट अबाउट अदर्स? सेकंड ऑप्शन मैम। सेकेंड ऑप्शन, ठीक है, फाइन, डन। तो अब एक अनाउंसमेंट मेरी तरफ से, ठीक है। अनाउंसमेंट ये है बेटा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए खुशखबरी लेकर आ रही हूँ। तो संडे को आप लोग मेरे साथ में सॉल्व करेंगे एमसीक्यूज, ठीक है। एंड वो एमसीक्यूज आपके पास पहले नहीं होंगे, मतलब सरप्राइज एमसीक्यूज होंगे, तभी तो मजा आएगा ना, ठीक है। तो अब क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको क्या करना है कि संडे तक अपना जो फर्स्ट चैप्टर है ना, वो वापस से क्या कर लेना है, एक बार गो थ्रू कर लेना है, ठीक है। एंड जितने बच्चे बिना स्टडी मैट के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, देखो सामने कुछ रखोगे आइटम, क्या फायदा, अपने से चीटिंग करोगे। तो ट्राई करो कि स्टडी मैट रखो बट बंद रख दो, बंद करके रखो, और ट्राई करो कि तुम कितने आंसर सही दे पाते हो। तो संडे को ये सेशन होगा, यस, पोल्स के थ्रू होगा, यूट्यूब पर होगा। तो यूट्यूब पे हम लिस्ट कर देंगे, है ना। मैं चाहती हूँ कि जितने सारे मेरे वाले रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स हैं ना, तो अगर तुमको इवन एमसीक्यूज में ए क्यों नहीं है, समझ रहे हो, तुमने मान लो ए मार्क किया और ए मैंने कहा गलत है, ठीक है, डी सही आंसर है, तो तुम मुझसे पूछ सकते हो कि मैम ये ऐसा क्यों है। तो आई विल बी गिविंग यू द अपॉर्चुनिटी टू आस्क कि मैम मेरे दिमाग में तो ये आया था, आपने तो ये बोल दिया। तो यू विल बी गिवन द अपॉर्चुनिटी टू इवन आस्क कि हाँ ऐसा क्या क्या रीजन है कि आपने ये आंसर सही बताया है। तो दैट वुड बी द मोर इंटरेक्टिव काइंड ऑफ सेशन एंड द फर्स्ट एमसीक्यू सेशन हैपनिंग ऑन दी यूट्यूब। एक इससे पहले मैंने लिया था नवंबर 23 में एग्जाम के टाइम पर, और अब मैं अपने वही 24 के स्टूडेंट्स के लिए फर्स्ट टाइम लेकर आ रही हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर वुड बी द कवरेज। तो आपका जो फर्स्ट रिविजन होगा वो आपका खुद से होना चाहिए, जो कि आप एमसीक्यू के लिए कर लोगे बाय संडे, डन। उसके बाद में नेक्स्ट वीक में या तो ट्यूसडे या तो थर्सडे यू विल बी इंटीमेटेड। मैं आपको चैप्टर नंबर 1 का जो फुल टू रिवीजन होता है वो मैं आपको करवाने वाली हूँ, जो कि हम नॉर्मल अपनी क्लास के अंदर ही करेंगे शायद। उसका भी मैंने फाइनलाइज नहीं करा बिकॉज अभी क्रिसमस है तो थोड़े से उथल पुथल हो रखी है। तो लेट्स सी कि मैं क्या करती हूँ, क्या बेस्ट हो सकता है। तो पर एमसीक्यू का सेशन जो है उसकी अनाउंसमेंट मैं आप लोगों के लिए यहीं पर कर रही हूँ। उसकी अनाउंसमेंट यूट्यूब पे भी आ जाएगी कल को, और आप लोगों को पता ही है, आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आप रिवाइज करके आए। अगर आपने कुछ चीज़ पढ़ी है तो उसका आंसर आपको आना चाहिए, ठीक है। दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट। अगर आपके आंसर्स आ रहे हैं सही, जा रहे हैं सही, तो ओके फाइन। गलत जा रहे हैं इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो एक तरीके से हमें री एनालिसिस करना पड़ेगा कि कहाँ पर गड़बड़ी है। मेरे को अपने पे पूरा भरोसा है और अपने से ज़्यादा अपने बच्चों पे भरोसा है कि मेरे बच्चे जितने भी मुझसे पढ़ाई करके चुके हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर लेंगे एमसीक्यू के। बच्चा कह रहा है कि टाइमिंग्स क्या होगी। टाइमिंग यू विल बी इंटीमेटेड टुमारो बिकॉज टुमारो आई एम गोइंग फॉर द अनाउंसमेंट वीडियो। तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, कितने घंटे का सेशन होगा, क्या होगा, वो मैं अनाउंसमेंट सेक्शन में डालूंगी ऑन द यूट्यूब ओनली। पर आपको बस इसलिए पहले से बता दें, बस आप रिवाइज करना चालू कर दो चैप्टर नंबर 1 की, हाँ स्टडी मैट के थ्रू ही रिवाइजन करना चालू कर दो, ठीक है। और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक मैं आपको थरली रिवाइज करा दूंगी। तो ऐसे करके आपके सारे चैप्टर्स कंप्लीट होते चले जाएंगे, ओके। तो अभी खुश हो तुम लोग?
अभी क्लास खत्म नहीं हुई है बट अब क्या होने वाला है मैडम? देखो बेटा, तुमको याद होगा मैंने कल होमवर्क दिया था। हाँ मैडम, होमवर्क तो दिया था। होमवर्क पे नाम भी था। होमवर्क पे नाम भी था। साकेत, मैंने सबको भिजवा दिया ना पीडीएफ जो मैंने हाईलाइट किया था, मतलब जो जो मैंने मार्क करके भेजा था, सबको भिजवा दिया। साकेत, एक बारी सर से बात कर लो 8929 वाले नंबर पे। खुशी, कुछ बोल रहे हो बेटा? मैम कहाँ पे भिजवाए? जहाँ पे नोट्स आते हैं। लिंक, हाँ लिंक में होगा, ड्राइव वाले लिंक में। ओके एंड साकेत मैम कैसे? जो हाँ आज आज जो आपने मतलब हाईलाइट किया है तो इसके लिए हाँ, मतलब इसका मैं तुम्हें बता देती हूँ कि जो ये वैल्यू चेन एनालिसिस वाला मैंने हाईलाइट करा है, जो भी कंटेंट तुमको लिखना है इसी नोट्स के नीचे मैं तुम्हें लिख के यहाँ से भेजूंगी आफ्टर द क्लास। हाँ ठीक ओके। है? हाँ ओके। और कोई डाउट? चलो होमवर्क मैं आपको सच देखती हूँ। तो एक तो स्टूडेंट्स गाइस, एक तो रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग ट्राई करा करें कि पीडीएफ मुझे सेंड करा करें इंस्टेड ऑफ जेपीजी। ठीक है? वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर होता है। तो अभी मैं देख लेती हूँ कि मैं साकेत मैम की, प्रत्युष की आई है मेरे पास, विष्णु की आई है। मैं विष्णु की खोल रही हूँ। हाँ मैम, कौन बोला? हम्म माइकल कहाँ का है मैम? विशाल है विशाल विशाल। माइकल कहाँ से है? माइकल कहाँ से? मैं तो मेरे गांव से ही है। हम तो साथ पले बड़े हैं। ऐसी बातें, ओह, दादाजी की उम्र का होगा। चलो अब मैं कॉपी देखती हूँ, ये किसकी कॉपी है? विष्णु की। हाँ मल्या रंजन, जिसका भी आया है। मैं देख रही हूँ। तो ये कॉपी है विष्णु की, राइट? विष्णु इज हियर। विष्णुकांत, ओके, शॉर्ट नेम विष्णु। ठीक है, तो ये होमवर्क भेजा है। अब मैं इसका बताती हूँ तुमको। सबसे पहले ये क्वेश्चन, स्ट्रैटेजी इज पार्टली प्रोएक्टिव पार्टली रिएक्टिव। एनीवन? अमन, तुमसे पूछूंगी बेटा, इतना बड़ा पैराग्राफ मन करेगा पढ़ने का? कतई नहीं। देखा? तो विष्णुकांत, ये आपको समझना पड़ेगा, पॉइंटर्स में रिड्यूस कीजिए। ठीक है? और ये मुझे काफ़ी हद तक ना कॉपी पेस्ट कंटेंट लग रहा है जो कि तुमने मुझे लिख के भेजा है। तो ट्राई करें कि कॉपी पेस्ट कंटेंट ना दे मेरे को। ठीक है? खुद से लिखने की कोशिश करें। और अगर कॉपी पेस्ट कंटेंट अगर रेफर भी कर रहे हैं स्टडी मैट, तो कीवर्ड्स यूज़ कर लें, बिकॉज एग्जाम में तो अब इतना आंसर फिर आंसर लिख नहीं पाएंगे। तो हाथी के दांत दिखाने के और होने के कुछ और हो गए, क्या फ़ायदा हुआ? है ना? मैं चाहती तो अभी वाह वाही कर सकती थी, वाओ व्हाट अ गुड हैंड राइटिंग, है ना? अब आपके इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर आते हैं जो ये मैंने आपको दिया था, विजन और मिशन स्टेटमेंट बनाने वाला। ठीक है? आपको पता है जब मैंने आपसे कहा था कि आपको विजन और मिशन स्टेटमेंट के बारे में लिखना होगा, तो मैंने आपसे बोला था कि आप विजन का क्या लिखेंगे, मीनिंग या डेफिनेशन लिखेंगे। इन्होंने भी लिखी। ठीक है? यहाँ पर देखो ये वाला पॉइंट इन्होंने ये लिखा, ये भी लिखा इन्होंने। ठीक है? और उसके बाद इन्होंने विजन स्टेटमेंट के पॉइंट बेसिकली लिख कर दिए है। अब मैं आपसे बोलूं कि इसका ऐसा ना करके कैसे करोगे बेटा? पहले लिखोगे विजन, मीनिंग, फिर ये 2 पॉइंटर्स आएंगे। ठीक है? उसके बाद विजन स्टेटमेंट या फिर जो केस होगा। ओके विष्णुकांत, फिर आप इसको पॉइंटर्स में करोगे। बाकी आपके पॉइंटर्स ठीक थे, वो मैंने पढ़ लिए थे। मिशन, दैट आर ऑल्सो गुड। ये कॉस्मेटिक वाला था, डन। चलो अब और भी रैंडमली जो मेरे सामने कॉपी आती है मैं उसका देख लेती हूँ। एनीवन जो जो चाहता है कि मैं उसकी कॉपी देखूँ, वो मुझे चैट बॉक्स में लिख सकता है, मैं उसकी कॉपी भी देख सकती हूँ। अब ये किसकी कॉपी मेरे सामने आई है? As answer to the homework question of class 20 December 23 SM कामयाबी बैच।
Oh my God, such great efforts. Okay, so first of all, this की भी एक copy है. Please make sure that you are providing ample amount of space in between. Okay, तो अब जैसे यहाँ पर स्पेस आना चाहिए था, स्पेसिंग नहीं है, ये मीनिंग क्लियर है. मिशन, आपने मीनिंग लिख दिया. उसके बाद आपने ये स्टेटमेंट के सिर्फ 2 ही पॉइंट देखे हैं. तो अब आप मुझे ये बताओ कि अगर फार्मास्यूटिकल्स कंपनी होगी तो आपको नहीं लगता कि विजन के जो पॉइंट्स होंगे वो विजन के पॉइंट्स और होने चाहिए थे. एक तो सिर्फ ये हो गया, जैसे उसने कॉस्मेटिक में कहा था वर्ल्ड्स लीडिंग कॉस्मेटिक कंपनी, इसने कॉस्मेटिक की जगह फार्मास्यूटिकल करके बाकी आंसर सेम टू सेम चेप दिया, बट अपना कोई कंटेंट नहीं दिया. ठीक है, व्हाट आई वांटेड टू से वाज दिस. उसके बाद अब बात कर लेते हैं मिशन की. तो मिशन में भी ऑलमोस्ट उसके पॉइंट्स और सिमिलर टू दोज ऑफ द कॉस्मेटिक्स, बट देयर वाज नो एडिशन इन द आंसर. हाउएवर आई कैन एक्सेप्ट द आंसर एंड कैन गिव यू अप्रॉक्सीमेटली 80% ऑफ द मार्क्स. ठीक है, बट द प्रेजेंटेशन नीड्स टू बी रीडिफाइंड. यहाँ पर आपको अलग अलग ये मीनिंग अलग देना होगा आपको, और जब आप मिशन स्टेटमेंट लिख रहे हैं तो वो आपको अलग देना पड़ेगा कि आप मिशन स्टेटमेंट के पॉइंट्स दे रहे हैं. और किसी की कॉपी मैम मेरा भी देख लेना, आंसर देख लेती हूँ. साकेत साकेत डिफॉल्ट फोल्डर. पता है साकेत की, देखो इसे इसने मच्छर मार रखे हैं इतने सारे. कैन यू ऑल सी, देखो कैसे मच्छर मार रखे हैं इन्होंने. एबीसी फार्मा, ओहो हो. विजन इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द कंपनीज फ्यूचर, ओहो हो. हाँ 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 हाँ. अब देखो बेटा, यहाँ पर ये अलग लाइन से जाना था, आपका आंसर तो ठीक था. उसके बाद मिशन में भी यहाँ पर भी ऐसे ही आना था, इन दिस केस नेक्स्ट लाइन से होना था. ठीक है, यहाँ तक आपका आंसर सही था. और इसके अलावा तो मुझे कोई आंसर दिखा नहीं आगे, 1 ही पेज मिला मुझे तो बाकी लगता है मच्छर चले गए, उड़ गए सारे मच्छर. इतने मच्छर मुझे दिखे. तो दिस बार बाय डिफॉल्ट लाइक द 1 पेज आंसर्स ओनली. और देख लेती हूँ और कोई शीट. आई कैन गो विद द जतिन शर्मा SS. चलिए, एबीसी इनकी हैंड राइटिंग कोर्स तो ऐसे ही कर रहे हैं, डॉक्टर हैंड राइटिंग की डॉक्टर जैसी है कतई. ये बच्चे ने कॉपी नहीं बना रखी, इस बच्चे ने, ये बच्चा छोटे से नोटपैड पे काम कर रहा है. एम आई राइट जतिन? स्क्रीन पे मत दिखाओ मैम, हंसी आ रही है मेरी भी. देखो इसने पता है कैसे लिखा है, इसने ऐसे लिखा है जैसे लव लेटर नहीं होता, टू एबीसी फार्मा. डन है, वेरी गुड. ठीक है, गन है. अगेन लाइन में था वर्ड फार्मा, सेम आंसर लिखा है इन्होंने भी. ठीक है. ओहो, हरा पीला नीला, किसकी कॉपी है ये? जतिन SS. हम्म. जतिन की कॉपी का प्रोएक्टिव और रिएक्टिव वाला पार्ट काफी अच्छा लिखा हुआ है. प्रोएक्टिव और रिएक्टिव वाला पार्ट काफी अच्छा लिखा हुआ है इनके आंसर्स. ठीक है, तो एक बार स्क्रीन पे मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी बच्चों से कि आप एक बार पढ़ लें. प्रोएक्टिव और रिएक्टिव काफी अच्छा आंसर लिखा है, टू दी पॉइंट लिखा है जितना चाहिए था. उसके बाद ये वाला पैराग्राफ. तो दिस इज अ वेरी नाइस आंसर. नाइस आंसर पर आपको ये मिलेगा. सो दिस नाइस आंसर. ओके, प्रणव ने मुझसे बैट लगाई थी ना, तो एक बार देखती हूँ प्रणव का आया है क्या मेरे पास. प्रणव, हाँ प्रणव का आया बट इमेज फॉर्म में है, तो मैं केस स्टडी आप लोगों को नहीं दिखेगा. अब देखा तुम्हें? अब
अब ये इसकी एक ही इमेज आई है मेरे पास। प्रणव इतना ही भेजा आपने आंसर? मैम इस वाले का इतना ही भेजा। एक्चुअली मैंने आपको लास्ट लाइन सुना ही नहीं था, टेक्निकल इशू मतलब कि वो मिशन और विजन को डिफाइन भी करना है। अच्छा अच्छा, ठीक है और ठीक है बाकी एक वो प्रोएक्टिव रिएक्टिव वाला भी भेजा, वो भी देख लेना। ठीक है। ये तो सही लिखा है, ठीक है चलो। ओके। सो जूम इन रोशन तिवारी। मेरा भी देख लेना इन्हें। चलो एक लड़की का देख लेते हैं वरना नाइंसाफी हो जाएगी। बेटा इमेजेस में मत भेजा मैम करो। प्रोएक्टिव रिएक्टिव पे बैठ था, उसको तो देख लो। और सेकंड इमेजेस में दिक्कत आती है मेरे को ना, सेटअप करना पड़ता है पूरा। ये ठीक है खुशी, विजन मिशन स्टेटमेंट काफ़ी सही लिखा है आपने, ठीक है गुड जॉब खुशी। ये इन्होंने ये वाला आंसर सही लिखा है। तो जो 2 आंसर सही आए हैं, ठीक है, वो 2 आंसर्स आपके पास आज मेल पे भी आ जाएंगे, ठीक है। जो 2 आंसर सही आए हैं, विजन मिशन स्टेटमेंट वाला आंसर सही आया है और एक ये वाला आंसर सही आया है। और आज सबसे अच्छा आंसर ये वाला था, प्रोएक्टिव और रिएक्टिव वाला, टू दी मैम पॉइंट जैसे पढ़ाया था वैसे वैसे ही लिखा हुआ है। एक पेज और है मैम आगे, किसकी फाइल में? ये जो आपने खोल रखी है। इसमें ही? ओ दिख गया। ओहो हो इज अ गुड स्ट्रेटजी। ओहो हो क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह बेटे मौज कर दी। डायग्राम तो मेरा देखो। भी चेक कर लो। लो आज तुम्हारा भी कर देती हूँ प्रत्युष, वरना कहेगा मैम मुझसे क्या गिला शिकवा थी। मैम 2 भेजी होंगी आपको फुल। ठीक है ये वाला आंसर ठीक है, ओके ईश है। इससे मैम एक हाँ ठीक, उससे और बेटर भेजा वो है। वाला था जो खुशी का था, तो जो कि मैं आपको भेजूंगी, ठीक है। और मैम इसके मेरा अलावा देख लीजिए एक बार। कौन बोला? रोशन तिवारी। आय हाय ये तो मेरे हर बात का जवाब देता है, तो इसका तो बनता है। पहले मेरा खत्म कर दीजिए। बट क्या बोलते हैं प्रत्युष, मेरे को तुम्हारा एक ही आया है पीडीएफ, ठीक है। हम दूसरी भी भेजी है एक और। भेजी होगी मतलब अभी मेरे पास डाउनलोडिंग में यही पड़ी है बस। और रोशन ओ। तुम्हारी फाइल जो है वो डाउनलोड नहीं हो रखी है, ठीक है, नहीं है अभी वो मेरे पास, उसमें एरर आ रखी है फाइल के अंदर। ओके चलो ठीक है। तो जितने भी बच्चों ने होमवर्क किया मेरी तरफ से कुडोज, क्योंकि जो बच्चा मेहनत करता है मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा सल्यूट है उसको। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो लेक्चर को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखते हैं, ठीक है। उनको भी मैं ये बोलूँगी कि अगर आप भले ही लाइव क्लास में नहीं आ रहे हैं, बट जो भी मैं होमवर्क दे रही हूँ अगर आप भी मुझे मेल पे डाल देते हैं होमवर्क, तो वो भी कंसिडर किया जाएगा, ओके। बट आप एक बारी जो है जब मेल दे देते हैं तो टाइम दीजिएगा फॉर 2 to 3 days कि हाँ आपके पास में वो चीज़ें एक बारी चेक होकर वैलिड होकर आ जाए, सही है। तो मैम आज पीडीएफ में भेजा है, वो देख लो क्या सर। प्रणव अभी पीडीएफ में प्रोएक्टिव रिएक्टिव वाला तो अभी पीडीएफ भेजा? फॉर्मेट में भेज दिया अभी तुरंत हाँ ठीक है, तो कन्वर्ट करके। ठीक है देख लेंगे उसको बाद में, फिर अभी मैं नहीं, अभी मतलब मैं कर नहीं सकती ठीक है। अच्छा यहीं पर ही भेज दिया रोशन ने, रुको रुको जूम पे भेज दिया, क्या बात है। यमुनाबाद, ओहो हो ओ वेरी गुड यमुनाबाद रोशन तिवारी, चलो ठीक है। एसएम में 70% थीसिस माइकल पोर्टर ने दिया है। ओहो हो बेटा ये आप एग्जाम में मत लिखना, ठीक है ये आपके मन के लिए है। अकॉर्डिंग टू हिम बिजनेस एक्टिविटीज आर ऑफ 2 टाइप्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ना 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 अब तो तुम सेकेंडरी लिखो ही मत, अब तुम सपोर्टिंग लिखो, अब तो तुमने ही बोला है। बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी आर इंटरलिंक्ड विद एंड एड्स वैल्यू टू द बिजनेस, सो इट इज कॉल्ड वैल्यू चेन एनालिसिस। क्या बात है, वाह बेटे मौज कर दी, वाह 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 क्या बात है, ठीक है। और क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसने कि सारे होमवर्क के क्वेश्चंस जो है किए हैं और वो सही करे हों, तो रिवॉर्ड किसी को भी नहीं जाता। हम एंड सारे क्वेश्चन करे हैं। अरे यार पर मेरे पास अब है नहीं ना चीज़ें अब,
पर तुम्हारा एक आंसर तो फिर भी मैंने जो चेक करा वो ठीक ठीक है ना, अच्छा तो वो भी नहीं है। तो मैम बेट तो एक ही क्वेश्चन पे था। कौन बोला? मैम प्रोएक्टिव वालेगा। मैम प्रोएक्टिव रिएक्टिव पे बेट था बस। तो प्रोएक्टिव रिएक्टिव पे तो मैंने किसको दिया, वो लव वाला किसको भेजा, बनाया था मैंने, किसके आंसर के ऊपर बनाया था? मेरे को दिया था ये। जतिन शर्मा एसएस। तो अगर इसकी बात है तो ये लव तो मैंने इसको दे दिया है, देखो इसका मैम आंसर। अभी प्रोएक्टिव रिएक्टिव वाला मैंने भी भेजा है। मैम एक बार मेरा भी देख लो फिर। मैम सारे करे हैं विष्णुकांत। रोशन तिवारी ने कुछ और भी भेज दिया है, देखते हो क्या भेजा है। ये तो वापस वही भेज दिया। अरे रोशन क्या कर रहा है, वापस वापस क्यों भेज रहा है? चलो कोई बात नहीं, ठीक है। जतिन शर्मा को, क्योंकि तुमने कहा कि मैंने प्रोएक्टिव रिएक्टिव पे बोला था, तो मैं जतिन शर्मा को कंसिडर करूंगी आफ्टर वॉचिंग माय ओन लेक्चर कि मैंने किस पे बैट लगाई थी। ठीक है, तुम्हारी बातों में क्यों आऊँ मैं। तो अगर मैंने प्रोएक्टिव रिएक्टिव पे बोला होगा तो ठीक है, जतिन शर्मा एसएस। ठीक है जतिन शर्मा, प्लीज रेज योर हैंड। ठीक है, ओके फाइन। तो अगर होगा तो इस पे रिवॉर्ड जाएगा, ठीक है। चलो, और रिवॉर्ड भी हम आपको अच्छा सा पब्लिकली ही देंगे, मज़ा आएगा, यू विल फील गुड अबाउट इट। तो अगर आपने कुछ काम अच्छा एफर्ट्स करे हैं तो मेरी तरफ से रिवॉर्ड अच्छा आना चाहिए। बट हाँ, मैं ये बोलूँगी अगली बार से प्लीज़ ये काला नीला पीला करके ना भेजें, क्योंकि काले पीले नीले से खुश मैं नहीं होने वाली। ये जो बच्चों के वैक्स कलर्स नहीं होते बचपन वाले, तो मैं इससे खुश नहीं हुई हूँ। आपके आंसर की क्वालिटी वैसे अच्छी है, क्वालिटी ऑफ द आंसर इज गुड, दैट्स वाई चीज़ आपको जा रही है। ठीक है, चलो फिर तो अब हम संडे को मिलेंगे ऑन यूट्यूब प्लेटफॉर्म एंड मंडे को मिलेंगे अपनी क्लास के लिए। ठीक है, एंड गेट रेडी, शायद आपका ट्यूसडे को या थर्सडे को एक्स्ट्रा सेशन रहेगा किसका, रीकैप ऑफ ऑल द कंटेंट ऑफ चैप्टर नंबर 1, जो कि एक बहुत ही अच्छा सेशन होगा आपके रिविजनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए फिर, ओके बाय, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय। मैम प्राइमरी एक्टिविटी के कीवर्ड भेज। प्राइमरी एक्टिविटी कीवर्ड मैं इस वाले पीडीएफ के अंदर सबके कीवर्ड लिख के तभी भेजूंगी आपको। ठीक है, ओके मैम। बाय। डिसाइड करने से पहले मेरा भी प्रोएक्टिव रिएक्टिव वाला देख लेना मैम। प्रणव, ओह ठीक है। और ठीक है, देख लूंगी। अरे भाई क्या बात है, पोटेंशियल सिक्योर, ए तेरे रोशन जो तूने जो भेजा है ना उसमें क्या बोलते हैं वायरस है, मेरे सिस्टम में डिटेक्ट कर लिया है, तो वो ओपन नहीं हो रही फाइल। आपका सिस्टम हैक करेगा मैम, वायरस भेज रहा है। ऐसे की तैसी आईटी के गोल्ड मेडलिस्ट हूँ मैं, सिस्टम हैक करेगा मतलब ही नहीं बनता। बट यू नो व्हाट, नाउअडेज आई बिलीव, मतलब आईटी फील्ड जो भाई बूम पे जा रही है ना भाई, मस्त है। मतलब सबको आजकल आईटी आईटी हर चीज़ आजकल ना, मतलब कोई ये नहीं ढूंढ रहा होगा कि कोई बंदा पढ़ाने वाला मिल जाए या कुछ बंदा, अरे पढ़ाने वाले बहुत हैं। ये बताओ आईटी का कोई बंदा है जो एडिटिंग कर दे, अरे कोई बंदा है जो शॉर्ट्स डाल दे, अरे कोई बंदा है, मतलब आईटी बूम पे है भाई। आपके व्हाट्सएप नंबर कौन सी है, उसमें भेजूंगा मैं। ओहो, तुम्हें मेरा व्हाट्सएप नंबर चाहिए, तुम डायरेक्टली बोल दो।